नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आपका पसंदीदा शो कहानी कुर्सी की आज पहली बार आप देखेंगे ग्राउंड जीरो से। मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। जिन 243 सीटों को जीतने के लिए इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है, उसी विधानसभा परिसर से आज मैं आपको दिखाऊंगी 243 सीटों का सबसे सटीक विश्लेषण। आज हम आपको बताएंगे कि कहां पर हो गई है ये फ्रेंडली फाइट। आपको बताएंगे कहां पर दो उम्मीदवार हैं मैदान में। इसके साथ ही साथ कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन सी जाति का ख्याल रखा गया है, कौन कहां पर उतर रहा है, ये सारी जानकारी आज हम इंडिया टीवी पर आपको देंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कहानी कुर्सी की, क्योंकि यहां आज आपको वो विश्लेषण मिलने जा रहा है जो विश्लेषण अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव का आपने कहीं देखा नहीं होगा। एनडीए के कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं। सभी 243 सीटों की लिस्ट आ चुकी है। तो महागठबंधन में अभी जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये रार क्या महागठबंधन पर भारी पड़ेगी या फिर एनडीए पर भारी महागठबंधन पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं और मेहमान वो हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को, बिहार की सियासत को दशकों से समझा है। हमारे साथ वो मेहमान हैं जिन्होंने इन 243 सीटों को हर बार उलट पलट कर देखा है। तो आज वो सबसे सटीक विश्लेषण हमारे साथ करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर नीतीश चंद्रा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, हमारे साथ फैजान अहमद जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। एक एक सीट आपको बताऊंगी कहां पर झगड़ा है, कौन किस पर भारी है, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले 20-20 सेकंड में एक छोटा सा अगर हम सर्वे कर लें और अभी तक इसकी कितनी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, अगर ये जान ले नीतीश, तो पहले बताइए बिग पिक्चर आपको क्या नजर आ रही है 20 सेकंड में। देखिए, शुरुआती तस्वीर जो आ रही है वो तो क्रिकेट के उस मैदान की तरह दिख रही है जहां पहले ही ओवर में यदि 2-3 विकेट लगातार गिर जाता है तो वैसी स्थिति में दर्शकों को आभास हो जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। हालांकि बाद में कोई खिलाड़ी टिक भी जाता है तो तस्वीर बदल भी जाती है, लेकिन जो शुरुआती तस्वीर दिख रही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो झगड़ा दिख रहा है, जो विवाद दिख रहा है, जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है, वो महागठबंधन के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। महागठबंधन के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है क्या? 20 सेकंड में आप क्या बताएंगे? बिहार का चुनाव अभी तक कैसा हो गया फैजान जी? बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि महागठबंधन में जो जितने भी दल हैं उन लोगों की सीटों का अभी तक फाइनली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, जबकि उधर एनडीए की तरफ से सभी 243 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया या कर रहे हैं। आप 20 सेकंड में रवि जी क्या बताएंगे मेरे दर्शकों को? अभी तक जो पिक्चर आप देख रहे हैं, कैंडिडेट्स का ऐलान, महागठबंधन में सीटों के लिए बात फंसी हुई है, क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का मूड? नहीं, देखिए, हम इन लोगों की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। बेसिक डिफरेंस हमको ये दिखाई पड़ता है कि हम भी ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, देख समझ पा रहे हैं महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। अब आप कहिए कैसे आप ठीक कह रहे हैं? सीट का बंटवारा तो हुआ, सब कुछ अंदर खाने में, सीट सबको दे दिया गया है, सबको सैंपल भी देखिए दिया जा रहा है। और सबको फर्स्ट फेज का आपने देखा भी किस तरीके से 12:30 बजे रात में तेजस्वी यादव खुद देख रहे थे। और जब लालू प्रसाद यादव मौजूद है तो कहीं गठबंधन में पेंच फंसने और फंसाने की बात नहीं होगी। भारी पड़ेगा महागठबंधन, निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। जो दिखाई पड़ा, देखिए, एक परसेप्शन बनाने की बात हो रही है, तो ये परसेप्शन एक हमको नहीं बोलना चाहिए। मीडिया का एक सेक्शन है जो कि परसेप्शन इस तरह से बना रहा है कि एनडीए ये कर रहा है, महागठबंधन ये कर रहा है। इवन देन पीके जो नई की बात कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर की भी बात कर रहे हैं। तो यह सब कहां से हो रहा है? सीट वाइज आप मुझे बताइएगा। रवि जी कह रहे हैं कि महागठबंधन भारी पड़ेगा इस बार एनडीए पर, आपका आंकलन क्या कह रहा है? मैं तो 150 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रैंडम सर्वे कर चुका हूँ। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल के शासन को लेकर, वो 0 है। क्योंकि चुनाव के पहले उन्होंने दनादन जो घोषणाएं की हैं उसका बहुत इम्पैक्ट है ग्राउंड लेवल पर। और मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप है, लेकिन लड़ाई कांटे की है, लेकिन महागठबंधन पर भारी दिखाई दे रहा है एनडीए भारी दिखाई दे रहा है महागठबंधन पर। तो देखिए क्यों भारी दिखाई पड़ रहा है, किसकी तैयारी। आइए अब आपको उन सीटों के बारे में बता देती हूँ जिन सीटों पर सबसे ज्यादा झगड़ा है या जिन सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। सबसे पहले लालगंज विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। वैशाली जिले की ये लालगंज सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त देखने को मिलेगा। यहां टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच में नहीं, बल्कि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जी हां, महागठबंधन के 2 उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी के संजय सिंह, तो उनके खिलाफ आरजेडी ने बाहुबली और जेल में बंद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से आदित्य कुमार राजा भी मैदान में हैं।
तो इस सीट पर आप देखिए मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। एनडीए का एक ही उम्मीदवार है जिसका नाम है संजय सिंह। बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, तो आरजेडी ने बाहुबली और जो जेल में बंद है मुन्ना शुक्ला, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है। तो कांग्रेस की ओर से आदित्य कुमार राजा भी मैदान में है। अब वैशाली में क्या लग रहा है, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है किसको फायदा पहुंचाएगा फैजान जी? देखिए, पहली बात तो ये कि फ्रेंडली फाइट कुछ होता नहीं है। फ्रेंडली भी और फाइट भी दोनों तो मतलब बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं। लेकिन जहां तक आपने लालगंज की बात की है, देखिए मुन्ना शुक्ला वहां से विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी वीना शुक्ला वो भी विधायक रही हैं। तो अब उनकी बेटी ने भी सोचा कि मुझे भी हक मिलना चाहिए कि मैं भी विधायकी का चुनाव लड़ूं, तो वो जेडीयू से तो नहीं ले, अलबत्ता उन्होंने आरजेडी की तरफ रुख किया अपना। और आरजेडी ने जो सुनने में आ रहा है कि आरजेडी ने उनको शायद सिंबल भी दे दिया, उनको टिकट भी दे दिया। तो अब उधर से कांग्रेस को भी वो सीट मिल गई, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। तो यहाँ पर अच्छी खासी फाइट है, नॉट ए फ्रेंडली फाइट, मैं इसे फ्रेंडली फाइट नहीं कहूंगा, अच्छी खासी फाइट है। क्योंकि शिवानी शुक्ला पूरी ताकत और पूरे दमखम और अपना उनका जो भी सपोर्ट बेस है और उनके जो भी चाहने वाले और उनके जो भी सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल वो परसों जब पप्पू यादव के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार गए थे तो उन लोगों को भी काफी वहां पर सामना करना पड़ा मुखालफत का। वहां पर मुन्ना शुक्ला के जो समर्थक थे उन लोगों ने उनके मुखालफत की, वहां पर उनको शायद दौड़ाया वगैरह। जो तो यानी दो दोस्तों की लड़ाई में फायदा एनडीए को हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मुझे अभी भी लगता है कि शायद शिवानी शुक्ला को अभी बहुमत हो सकता है मिल सके। हाँ। उनका एडवांटेज हो उसमें। शिवानी शुक्ला यानी कि आरजेडी की कैंडिडेट। अब आप बताइए, एक एक सीट पर दो मैदान में आ रहे हैं। अगर आरजेडी और कांग्रेस नीतीश दोनों सामने आ रहे हैं तो ये क्या दर्शा रहा है? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है एनडीए के संजय सिंह, वो तो नहीं मैदान मार लेंगे? नहीं, देखिए ये डिपेंड इस पे कर रहा है कि उम्मीदवार किस जाति का है। बाकी जगहों पे जब हम आपसे आगे बातचीत करेंगे तो वहां दिखेगा कि कैसे यादव के सामने यादव आ गए हैं फ्रेंडली फाइट में, यादव मुस्लिम आमने सामने आ गए हैं। यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि जो मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं भूमिहार जाति से आती हैं। भूमिहार को मोटे तौर पर आप एनडीए का वोट कह सकती हैं। तो यहाँ पर नुकसान जो है उस तरीके से यहाँ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला की बेटी जो भी वोट लेंगी वो आप मानिए एनडीए का वोट होगा। और दूसरी तरफ जो संजय सिंह वहां पिछली बार भी जीते थे, उस समय कांग्रेस का उम्मीदवार वहां दूसरे थे, इस बार वहां उम्मीदवार बदला गया है। तो संजय सिंह के लिए कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी जगहों पर ये आपको जरूर दिखेगा। दूसरी जगहों पर दिखेगा। मुन्ना शुक्ला की बेटी प्रत्युष जी अगर मैदान में है और कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य कुमार भी मैदान में, कौन किसका वोट काटने जा रहा है और क्या इससे एनडीए को राहत मिलेगी? देखिए, मैं वहां भी गया था रैंडम सर्वे करने, वहां एनडीए भारी दिखाई दे रहा था। हालांकि जो उम्मीदवार है एनडीए का उससे नाराजगी है, वहां के विधायक से नाराज है लोग और कह रहे थे कि भाई प्रत्याशी बदलना चाहिए। लेकिन फिर भी एनडीए ने भरोसा जताया, उन्हीं को मैदान में उतार दिया है। अब भूमिहार जिसका साथ देंगे वहां वही जीतेगा। और मुझे लगता है कि अनु शुक्ला टक्कर देंगी, कड़ी टक्कर देंगी, क्योंकि उम्मीदवार से विधायक से लोग नाराज हैं, टक्कर कड़ी देंगी। लेकिन वो एनडीए की सीट है, एनडीए का पलड़ा अभी भी वहां भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग मोदी और नीतीश को देखकर वोट दे रहे हैं। जहां नीतीश कमजोर पड़ रहे हैं वहां मोदी आकर संभाल ले रहे हैं। हाँ। तो 5 किलो राशन, किरासन, गैस सिलेंडर और नीतीश कुमार की योजनाएं, घोषणाएं, पेंशन बढ़ाने का ऐलान और भी बिजली बिल में माफी, बहुत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 10%। तो आपको लग रहा है ये सीट एनडीए के खाते में जाएगी? मुझे लगता है एनडीए के खाते में जाएगी। अब रवि जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? दो कैंडिडेट अगर मैदान में हैं हमारे महागठबंधन के, जिसमें हम बार बार चर्चा कर रहे हैं मुन्ना शुक्ला की बेटी का, वो उतरेंगी तो भूमिहार वोट कटेगा, तो ये एनडीए का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए कि वहां पर जो हम लोग तो कोई ज्योतिषाचार्य तो है नहीं, लेकिन इतनी बात जान लीजिए कि जो हम देख और समझ पा रहे हैं कि लालगंज मुन्ना शुक्ला का भी वहां उनका काम किया हुआ। और लोकसभा के चुनाव में मुन्ना शुक्ला ने कितना वहां पर मशक्कत किया, कितना उनको वोट मिला और बहुत शॉर्ट मार्जिन से वो हारे। तो वहां पर एनडीए का तो हमको नहीं समझ में आ रहा है किस लिहाज से कैसे सर्वे हुआ, कौन सर्वे कर रहा है, क्या कर रहा है, बट हमको वहां पर स्पष्ट फाइट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा शुक्ला जी की बेटी को। शुक्ला जी की बेटी को। दो महागठबंधन के उम्मीदवार अगर एक साथ मैदान में उतरेंगे तो नुकसान नहीं होगा महागठबंधन? नहीं, देखिए उनका अपना काम है, उनका अपना विरासत है, अपनी उनकी लेगेसी है, इस बात को मान के चलिए। और मुन्ना शुक्ला को आप सिर्फ समाज से मत जोड़ के देखिए कि भूमिहार समाज से हैं, इससे वो उनके साथ में और भी एड ऑन होता है वोट।
यही बात हम समझना और समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नीतीश, ये बात मुझे समझाइए, जब वहां साफ तौर पर दिख रहा है कि मुन्ना शुक्ला की बेटी अगर मैदान में उतरेंगी तो ये सीट महागठबंधन के लिए फायदेमंद होगी, तो फिर कांग्रेस का आदित्य कुमार को मैदान में उतारना क्या समझ में आता है? ये बड़ी अजीब स्थिति है। ऐसा शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा है कि चुनाव के इस मोड़ पर जब आपका नॉमिनेशन का आखिरी दिन हो और उस समय इस तरह की फाइट हो, तो ये तो साफ तौर पर मैसेज जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से आखिरी समय तक कई जगहों से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि एक ही उम्मीदवार 2 सिंबल ले गया है और उसने 2 नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। गौरा बड़ाम में ये खबर आई कि वो जो आखिरी समय में जो आरजेडी का उम्मीदवार था उसने फाइल कर दिया। मुकेश सैनी पटना से चले थे खुद के नॉमिनेशन के लिए। बाद में अलग बात है कि आरजेडी ने पत्र लिख कर दिया है कि नहीं, ये हमारे प्रत्याशी नहीं। मधेपुरा में शायद हुआ ना, जहां एक व्यक्ति ने 2 सिंबल पर नॉमिनेशन किया। मधेपुरा की आलमनगर सीट है। नरेंद्र नारायण काफी वरिष्ठ वहां से विधायक हैं, 8 बार वो जीत चुके हैं और उस सीट पर जो है इस बार की जो तस्वीर है वहां वीआईपी को वो सीट मिली है। लेकिन आखिरी समय तक कोऑर्डिनेशन की कमी कितनी है ये इसको दिखाता है कि उस आदमी को आरजेडी ने भी सिंबल दे दिया, वीआईपी ने भी सिंबल दे दिया, उसने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया और अब जब बाद में तय हुआ कि ये वीआईपी की सीट है तो अब कह रहे हैं कि भैया तुम आरजेडी वाला वापस ले लो, इसको फाइल करो। तो ये दिखाता है ना कि आप अंतिम समय तक आप में बातचीत नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए कई जगहों पर जो है 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। ये अलग बात है कि एक विकल्प है उनके पास कि नामांकन की अंतिम तारीख के पहले वो नॉमिनेशन, लेकिन कंफ्यूजन तो है। लेकिन कंफ्यूजन है और ये कई सीटों पर है। हाँ, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या वक्त नहीं मिला महागठबंधन को? वो वक्त भी हमने देखा ना फैजान जी, जब वोट अधिकार यात्रा राहुल जी निकाल रहे थे और तेजस्वी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि इनका गठबंधन बड़ा मजबूत है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आए दरारें क्यों दिखने लगी? सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, राहुल गांधी के साथ दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, मुकेश साहनी भी थे और सीपीआई सीपीएम इन लोग के भी लीडर थे। तो ये दिखाने की कोशिश की गई और सक्सेसफुल कोशिश की गई कि भाई हमारे यहाँ बहुत ही यूनिटी है, हम लोग एक साथ हैं सब और एक साथ लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ ऐसा लगा कि जैसे हर कोई अलग अलग हो रहा है, कोई मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई आपस में यूनिटी नहीं दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन लोगों में आपस में कंफ्यूजन शुरू से है और वो अब सीटों के बंटवारे और कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है उसमें भी ये बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कमजोरी दिखाई है महागठबंधन ने जरूर, चाहे वो बड़ी पार्टी आरजेडी हो या कांग्रेस हो या नुकसान। तो देखिए पब्लिक में एक इमेज, पब्लिक में एक इम्प्रेशन जाता है, पब्लिक में एक मैसेज जाता है। पब्लिक देख रही है कि एनडीए ने सारे 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिया, सब सामने आ गए। वोटर्स ने उनको जान भी लिया कि कौन कौन हमारे कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ तो आज की तारीख, आज जब हम लोग यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं तब तक ये कंफ्यूजन बरकरार है कि किस कंस्टिट्यूएंसी में कौन सी पार्टी का कौन कैंडिडेट है। जो अभी आप बात कर रहे थे, कंफ्यूजन तो है, कहीं फ्रेंडली फाइट हो रही है, कहीं की 2 जगह का लोगों ने सिंबल ले लिया। बहुत सारी सीटें, सब सीटों पर चर्चा करनी है। संजय सिंह भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर गए, इनके पास भी आएंगे। लेकिन अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी वैशाली की सीट है। वैशाली सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी यहां आमने सामने आ गई है। वैशाली से आरजेडी ने अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा है, वैशाली से कांग्रेस ने संजीव कुमार को मैदान में उतार दिया है और जेडीयू की ओर से सिद्धार्थ पटेल ताल ठोक रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि कितना यहाँ पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि महागठबंधन के 2 प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैदान में आ चुके हैं। हम वैशाली सीट की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने प्रत्याशी अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने संजीव कुमार को। अब इसका फायदा क्या जेडीयू वाले सिद्धार्थ पटेल उठा लेंगे? अब देखिए, जहां ऐसी 10 सीटें हैं, 9 से 10 सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है कांग्रेस और आरजेडी में, तो सीधा फायदा तो जेडीयू को ही मिलेगा, एनडीए को ही मिलेगा। और इस सीट पर भी मुझे ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वैशाली में ठीक ठाक फाइट है, मतलब बहुत आसान नहीं है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपस में जब टकराएंगे महागठबंधन के 2 दल तो फायदा तो एनडीए को ही होगा। फायदा एनडीए को होगा। आपका आंकलन संजय जी क्या कह रहा है? ये फ्रेंडली फाइट कहीं मुसीबत तो नहीं बन जाएगी इस वैशाली सीट पर महागठबंधन के लिए? जहां भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है ना, वहां फायदा रूलिंग पार्टी को मिलता है। ये पुराना पहले का मैंने देखिएगा, ट्रेडिशनली भी हम लोग यही महसूस किए हैं। मैंने साधारण सा बात बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़ गए थे,
जेडीयू के खिलाफ। नुकसान हुआ था। नुकसान कितना हुआ सबके सामने है। वो जीते खुद एक भी सीट नहीं, लेकिन हम नुकसान आपको कर सकते हैं। तो यहाँ जब कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश राम के खिलाफ भी आरजेडी कैंडिडेट उतार दिया है, तो क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी हम लोग को तो हमको एडवांटेज एनडीए दिख रहा है इस तरह से। सबसे बड़ी बात है कि आप एक मैसेज नहीं दे रहे हैं ना, अपने सपोर्टर्स को मैसेज दे नहीं रहे हैं कि हम लोग वी आर क्लियर। एनडीए में भी बहुत लड़ाई उड़ाई हुआ, सब सीट बंटवारा ये वो, लेकिन फाइनली दे अग्रीड टू एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर नॉट इज वेल से ऑल इज वेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो अभी तक ये नहीं हुआ, और अब तो नॉमिनेशन का लास्ट डेट बीत गया। ठीक है। अब देखिए, कुटुंबा सीट की बात रवि जी अभी इन्होंने की। ये कुटुंबा सीट बड़ी दिलचस्प है। आप सोचिए, यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनावी मैदान में हैं और वहां से अगर सुरेश पासवान का चर्चा हो रही है कि आरजेडी उसको मैदान में उतार सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी गहरी खाई दिखा रहा है ना। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये कुटुंबा सीट की बात हम सीट शेयरिंग से पहले जब बात हो रहा था तो कोऑर्डिनेशन कमेटी तेजस्वी यादव ही कर रहे थे यहाँ पर। तो ये कुटुंबा सीट की बात आ रही थी कि कुटुंबा सीट से वो राजेश राम शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह, लेकिन किसी परिस्थिति किस कारणवश नहीं हो सका ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर कुटुंबा में पेंच फंसा हुआ है, और ऐसे में यह कुटुंबा सीट सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। तो यहाँ पर राजेश राम अब क्या करेंगे, और उनके खिलाफ है भी वहां पर बहुत सारा। तो ये अब देखने और वाली बात होगी कि राजेश राम कैसे वहां पर इसको अपने हिट कर पाते हैं। यहाँ पर राजेश राम के वापस ले लेंगे लग रहा है। देखिए, अभी वहाँ लड़ाई बड़ी दिलचस्प चल रही है। सुरेश पासवान पटना में डेरा डाले बैठे हैं। उनका कहना है कि मैं सिंबल लेकर जाऊंगा। उनका ये भी कहना है, मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि मुझे ये भरोसा दिया गया था कि राहुल गांधी ने ये तय किया है कि कुटुंबा की जो सीट है, या फिर राजेश राम के बारे में ये तय कहा गया था कि राजेश राम को हम चुनाव में नहीं उतार रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कहा था तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव के मार्फत ये बात पहुंची थी सुरेश पासवान की। सुरेश पासवान का कहना है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि इतने तैयारी ऐसे ही करता जाऊंगा, इतने आगे बढ़ जाऊंगा। और ये पहले भी दिख रहा था। वहां जब महागठबंधन की बैठकें हो रही थी, उस बैठक में दोनों आपस में जो कार्यकर्ता उनके हैं आ नहीं रहे थे। राजेश राम की बैठक अलग हो रही थी, सुरेश पासवान की बैठक अलग हो रही थी। तो ये तस्वीरें पहले से आ रही थी। और अब राजेश राम ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है उन्होंने कि दलित झुकेगा नहीं। दलित झुकेगा नहीं। सुरक्षित सीट है तो जाहिर है सुरेश पासवान भी दलित ही हैं। तो सुरेश पासवान का कहना है कि जब मुझे भरोसा दिया गया है तो मैं तो अपना हक लेकर रहूंगा। और दोनों की जो लड़ाई है बहुत पुरानी है। सुरेश पासवान 1995 के आसपास से लड़ते रहे हैं, और इनके जो पिताजी थे राजेश राम के, दिलकेश्वर राम, बहुत पहले वो जीता करते थे, उनसे उनका मुकाबला हुआ करता था। और राजेश राम से वो बिल्कुल तैयार हैं अपने। राजेश राम कह रहे हैं अब इनकलाब होगा, तो ये इनकलाब किसके लिए करेंगे? वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर देखिए कुछ इसमें एक दो बातें आ रही हैं। एक तो ये कि उनका किसी का कहना है कि साहब दलित ही जीत, अरे भाई रिजर्व सीट है तो दलित ही होगा, चाहे जिस पार्टी का भी हो, जो भी है दलित ही होगा। दूसरी चीज ये, अगर राहुल गांधी का ये मानना था, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, जाकर के वो कैंपेन करेंगे। लेकिन अगर ये बात थी तो राहुल गांधी ने डायरेक्ट उनको क्यों नहीं कहा, किसी दूसरे के थ्रू या तेजस्वी के थ्रू उनको क्यों कहलाया गया? मुझे इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन इसमें भी लग रहा है। इसमें भी कंफ्यूजन? यस, इसमें भी कंफ्यूजन है कि अगर राहुल गांधी को कहीं नहीं था तो राहुल गांधी खुले आम कह देते, खुले मंच से कह देते कि भाई ये हमारे राजेश राम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो जाकर के दूसरे अपने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। अब बैकडोर से कहा जा रहा है कि उनको, और जबकि वो हमेशा से शुरू से जो उम्मीद लगाए हुए थे भाई सिटिंग है सीट है, हम वहाँ के विधायक हैं तो हम ही को ना टिकट मिलेगा, हम ही ना लड़ेंगे, तो वो अभी भी इसी उम्मीद पर जी रहे हैं। उसी उम्मीद पर जी रहे हैं। कुटुंबा की बात कर लूं तो कुटुंबा सीट का स्वरूप क्या है? वहाँ जातिगत समीकरण क्या नजर आता है? राजेश राम अभी जो फाइट दिख रही है और सुरेश पासवान आमने सामने आते हैं, तो क्या होगा इस सीट पर? देखिए, दोनों कद्दावर नेता हैं, लेकिन सुरेश पासवान तो बहुत पुराने नेता रहे हैं, और वो खड़ा हो जाएंगे तो जीत तो होना नहीं है। महागठबंधन की सीट वो हाथ से निकल जाएगी। सीट वो महागठबंधन की ही है। हाँ, तो निकल जाएगी। दोनों अगर लड़ गए तो वो सीट नहीं आने वाली है महागठबंधन की झोली में। और ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के साथी आमने सामने हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस आर पार के मूड में है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भाई हमको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, सरकार बनाना नहीं है, तेजस्वी को बनाना है, तो बड़ा दिल दिखाएं और हारने वाली सीटें अपने
खाते में रखें, हमको थोड़ा ज्यादा जीतने वाली सीट दें। तेजस्वी यादव उसके लिए तैयार नहीं थे, यही पेच फंसा तो कांग्रेस अड़ गई। राहुल गांधी ने कभी किसी राज्य में 15 दिन यात्रा की है? बिहार में किया। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है बिहार में, और माना जा रहा था कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है कांग्रेस। सभी सीटों से उम्मीदवारों का नाम भी मंगा लिया था, और इसको लेकर सवाल भी उठा कि भाई आप जहां लड़ते हैं, जहां लड़ना है वहीं का आवेदन लीजिए। आप तो 243 सीटों पर आवेदन ले रहे हैं। तो कांग्रेस की तैयारी 243 सीटों पर अकेले लड़ने की भी थी। तो इस बार आर पार के मूड में कांग्रेस है, और मुझे लगता है कि आपस में महागठबंधन के दल जिस तरह से टकरा रहे हैं, एनडीए के लिए मैदान अब आसान हो गया। अच्छा, शुरू में तो ऐसा लग रहा था ना रवि जी की एज ली है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव और जो राहुल गांधी दोनों जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे, एक एक मुद्दा उठा रहे थे, एग्रेसिवली मैदान में थे, क्या वो जो लाइन पकड़ी थी उस लाइन से भटक गए या अभी भी लग रहा है स्पार्क है? नहीं, देखिए, जो मुद्दा से तेजस्वी यादव नहीं, आप 2020 भी थोड़ा सा देख लीजिए। 2020 में तेजस्वी ने एक बड़ी लकीर खींची थी, नौकरी, रोजगार और पलायन की बात पर। उसने उसी पर देखिए एनडीए ने बैटिंग बॉलिंग शुरू किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, जहां तक हमको याद पड़ रहा है। फिर इस बार भी देखिए मुद्दा क्या था। इस बार भ्रष्टाचार, करप्शन, सब कुछ, सुशासन, सब मुद्दा चला गया। सबसे पहले रोजगार, पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा आ गया। आप देख भी रहे हैं कि फ्री बीज दिया जा रहा है। फ्री बीज देने की मतलब क्या है? जब आप गवर्नमेंट में है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और 20, 22, 25 साल से आप चल रहे हैं, और उसके बाद आपको फ्री बीज देने की जरूरत कहां से पड़ी? उससे पहले तो अपने ही नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहते थे कि तेजस्वी का हमने बाप कहां से देगा। और आज ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बन गई कि उनको फ्री बीज देने, अब कौन सा ये कोषागार पर ये लोड जो बढ़ा है, ये क्या बताता है? ये कहां से देंगे, कैसे देंगे? तो यह इनको भी कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, तभी तो फ्री बीज देने की बात कह रहे हैं। अदरवाइज एक चीज और समझ लीजिए, फ्री बीज देने से अगर कोई जीत जाता, ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए कि अब पिछला 2 स्टेट जो है सो कांग्रेस का आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर फ्री बीज बांटते हुए बांटा, बावजूद उसके कांग्रेस हार गई उस स्टेट में। तो यह कोई मुगालते में न रहे कि हम फ्री बीज दे करके जीत लेंगे। तो एग्जाम्पल कह रहा है, ये डेटा कह रहा है, हम और आप नहीं कह रहे हैं। देखिए, एक और ऐसी वीआईपी सीट है तारापुर विधानसभा सीट। अब तारापुर विधानसभा सीट जब आप नाम सुन रहे होंगे तो आपको तुरंत सम्राट चौधरी की तस्वीर बन रही होगी जहन में, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अभी 2 दिन पहले ही वहां नामांकन दाखिल किया है। अपने पिता की पारंपरिक सीट पर सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन यहां भी जो हम फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं ना, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आ रहे हैं। इस सीट की बात करें तो आरजेडी से अरुण कुमार ने नामांकन किया है, और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी से जिला अध्यक्ष सकल देव बिंद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी नामांकन कर दिया है। तो ये जो तारापुर सीट है, यहां की फाइट भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सीट पर किसको एज है? क्या श्रीकांत जी आपको लग रहा है तारापुर सीट बड़ी वीआईपी सीट है? वैसे भी सम्राट चौधरी मजबूत इस पर लग रहे हैं देखने में। 2 कैंडिडेट अगर महागठबंधन के उतरेंगे तो किसको नुकसान होगा? मैंने कहा आपको कि जहां भी महागठबंधन के 2 उम्मीदवार उतरेंगे, कांग्रेस और आरजेडी के, वहां सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। और इस सीट पर भी ऐसा ही होने जा रहा है। अगर यहां महागठबंधन का एक उम्मीदवार होता तो सम्राट चौधरी के पसीने छूट जाते, लेकिन अब आरजेडी कांग्रेस दोनों मैदान में, तो फायदा किसको होगा? सीधा फायदा सम्राट चौधरी को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी 9 सीटें हैं, 9 या 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के घटक दल आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, और उसका सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। नहीं, इस सीट की बात करें तो यहाँ आरजेडी ने अरुण कुमार ने नामांकन किया है, और वीआईपी से यहाँ उनके जिला अध्यक्ष हैं सकल देव बिंद, उन्होंने निर्दलीय यहाँ पर ताल ठोकी है। तो कुछ है वीआईपी का जनाधार इस सीट पर? नहीं, वीआईपी का कोई जनाधार तो है नहीं, जनाधार तो वाकई आरजेडी का है। अब चूंकि आप गठबंधन में लड़ते हैं तो जाहिर है कि जो आरजेडी का बेस वोट है वो आपके साथ जुड़ जाता है। ये सीट जो दरअसल पहले जेडीयू की सीट हुआ करती थी, पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन ये सीट इस बार बीजेपी ने उनसे ली है। और सम्राट चौधरी चूंकि बड़ा नाम, बिहार बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, जब वो वहां पर है तो जाहिर है ये सीट जो है थोड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। लेकिन जो महागठबंधन के 2 घटक आमने सामने हैं, वीआईपी और आरजेडी, वीआईपी और कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन के जो वोटों का वो बिखराव होगा। और दूसरी जगहों पर भी वीआईपी के उम्मीदवार जो है बिल्कुल आखिरी समय में असमंजस की स्थिति में। और शुरू में जो मुकेश सैनी की नाराजगी सामने आई थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे थे, उस समय यही जानकारी आई थी कि मुकेश सैनी को आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने कोटे से जो सीटें दी हैं, वो कौन सी सीटें हैं ये बताया ही नहीं जा रहा है उनको। और यही कारण है कि आपने देखा कि मुकेश सैनी यहां से नॉमिनेशन के लिए चले, पता चला वहां तो आरजेडी कर रहा है। फिर दूसरी जगहों पर 2-2 सिंबल वाली जो बात आई है, तो ये बात अब सही लग रही है। जब ये चीजें आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है
कि आरजेडी ने 10 सीटें और 8 सीटें जो कांग्रेस ने छोड़ी, आखिरी समय तक असमंजस की स्थिति बनाए रखी गई कि हम कौन सी सीटें दे रहे हैं। तो उसका नतीजा है ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। नवादा जिले की वारसलीगंज सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ महागठबंधन के लिए जंग का मैदान बन गई है, क्योंकि यहाँ भी जो फ्रेंडली फाइट वाला टर्म गढ़ा जा रहा है, फ्रेंडली फाइट, हालांकि कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे के वोट तो काटेंगे ही। इसकी अगर बात करें तो बड़ी खबर यह है कि इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने सतीश कुमार को टिकट दिया है, तो आरजेडी ने यहां से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को सिंबल दे दिया है। यहां पर भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, जिससे सीट पर महागठबंधन की लड़ाई आमने सामने की हो गई है। यहां बीजेपी ने अरुणा देवी को मैदान में उतारा है। उन्होंने कल नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अरुणा देवी की बात करें तो इस सीट से वो 4 बार जीत दर्ज कर चुकी हैं, 5वीं बार मैदान में है। कांग्रेस और आरजेडी में भिड़ंत की वजह से ये सीट क्या बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है फैजान जी। वारसलीगंज सीट पर बहुत बहस मुबाहिसा चल रहा था, और ये 12 बजे रात में जब महतो जी की पत्नी ने जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उन्हें सिंबल मिला, 12 बजे रात में उन्हें सिंबल मिला और जाकर के उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी की। देखिए कौन है ये अशोक महतो कौन है? अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं उनके पति कौन हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये सिर्फ नवादा और वारसलीगंज के ही लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड है और ये किस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं। अब नतीजा है कि टसल बिटवीन 2 स्ट्रांग मैन, वाइफ्स ऑफ 2 स्ट्रांग मैन, नॉट स्ट्रांग मैन, वाइफ्स ऑफ 2 स्ट्रांग मैन। तो ये टसल उनके बीच में है। अब नतीजा जो भी हो, उसमें 19-20 का ही मामला, अभी 20-20 का शायद चल रहा हो। जो भी 19 होगा या जो 20 होगा, 21 होगा, वो जीत जाएगा, क्योंकि अभी कहना बहुत मुश्किल है कि पल्ला किसका भारी है। ये कौन 21 दिख रहा है इस पर आपको? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अरुणा देवी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, अरुणा देवी का काम किया हुआ है वह क्षेत्र, और अशोक महतो की छवि कैसी है यह सब लोग जानता है, पहचानता है, और उनकी वह मिसेज वहां खड़ी है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि अशोक महतो किस चीज के लिए जाने जाते थे। वह उनका कालखंड को याद करिए, वह आपको बताएगा। और वहां पर जिस पे वोट में आपको जो वोट देना है, अरुणा देवी जिस समाज से आती हैं, उनके समाज का दांत खोदने वाला वोट उनको, जो हम लोग गांव गंवई की भाषा में बोलते हैं, वह नहीं मिलने जा रहा है। इस बात को मान के चलिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से अरुणा देवी का यहाँ पर वारसलीगंज की सीट पर एज दिखाई पड़ता है, दिखाई देती है। हाँ। और इसमें एक दिलचस्प चीज मैं बताऊं कि ये अशोक महतो कौन है। लोकसभा चुनाव याद कीजिए, इनकी शादी नहीं हुई थी, और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू यादव ने इनको, चूंकि ये जेल में थे, कुख्यात अपराधी रहे हैं, जेल से बाहर आए और उसके बाद लालू यादव से टिकट मांगने गए। लालू यादव ने कहा कि भाई हम तुमको तो टिकट दे नहीं सकते, तो पत्नी को दे सकते हैं, शादी तो किए नहीं हो, तो कहा शादी कर लेते हैं। और आनंद फानंद टिकट के लिए शादी, टिकट के लिए शादी की अशोक महतो ने 60 साल की उम्र में। और दिल्ली में ये एक महिला थी जो वहाँ जॉब कर रही थी, उन्होंने जॉब रिजाइन किया, शादी की, टिकट लिया, और मुंगेर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था ललन सिंह के सामने। और इनकी पत्नी जो है काफी कोशिश की उन्होंने, और इसमें लालू यादव का एक प्रयोग भी था। लालू यादव ये चाह रहे थे कि उस इलाके में कुर्मी बनाम भूमिहार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुर्मी जो है, जाहिर नीतीश कुमार उसी जाति से आते हैं और ये एनडीए का बेस वोट है। तो इनकी कोशिश थी कि हम एक तरह से अगड़ा पिछड़ा की जो लड़ाई है उसको करें। तो एक प्रयोग मुंगेर में किया गया था, हालांकि वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो एक बार फिर अशोक महतो भी आए थे चुनाव के पहले। एक तस्वीर आपने देखी होगी कि लालू यादव के घर के बाहर, माफ कीजिएगा, जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे थे अशोक महतो। दरवाजा ही नहीं खुला। कहा गया कि अशोक महतो ने एक नारा दे दिया जो पहले काफी चर्चित रहा है, भूरा बाल साफ करो। हाँ। तो इसको इन्होंने हवा दी हाल में। हाँ। तेजस्वी यादव A to Z की बात कह रहे थे, तो फिर हुआ कि भाई ऐसे आदमी को तेजस्वी ने दरकिनार कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक। विधानसभा में भी उनको उतार दिया गया है, और उनके सामने जो महिला हैं उनके पति भी उस इलाके के कुख्यात अपराधी रहे हैं जिनका नाम अखिलेश सिंह है। तो 2 बड़े अपराधियों के बीच नवादा के वारसलीगंज में मुकाबला रहा है, और आज से नहीं, पिछले 3 दशकों एज लग रही है अरुणा देवी को।
अब चूंकि जाहिर है अभी जो जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो वहां ये दिखता है अरुणा देवी को। ऐसी एक और सीट की बात कर लेते हैं। ये सीट है नरकटियागंज की। यहाँ भी दो पार्टियां महागठबंधन की दावेदारी कर रही हैं। बड़ी खबर ये बता दूं आपको कि नरकटियागंज सीट पर भी महागठबंधन में जो पेंच है वो फंसा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियां इस सीट पर दावेदारी कर रही हैं। कांग्रेस यहां से फिर से विनय वर्मा को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी इस सीट पर अपना दावा कर रही है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विनय वर्मा हार चुके हैं। विनय वर्मा को बीजेपी की रश्मि वर्मा ने 21,134 वोट से हराया था, लेकिन इस बार नरकटियागंज से बीजेपी ने संजय पांडे को टिकट दिया है, यानी उन्होंने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस फिर से यहां पर अपने उसी उम्मीदवार को उतारना चाहती है जिन्होंने पिछली बार हार का सामना किया था, वो है विनय वर्मा। अब ये नरकटियागंज से बताइए संजय जी, नरकटियागंज वो सीट जहां कांग्रेस हार गई, फिर भी इस पर दावेदारी कर रही है, आरजेडी चाहती है हमें मिल जाए, क्या होगा इस सीट पर? नरकटियागंज पर एक्चुअली जो फैमिली है विनय वर्मा की, उन लोग का शुरू से वहाँ उस इलाके के लोग हैं, उस जवार के जमींदार लोग थे उस समय से, और बहुत सारा उनका 10,000 तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को बसाया हुआ उस जमाने में, तो काफी अच्छा वोट है। तो जहां हमने आपको कहा ना कि ट्रायंगुलर फाइट जहां भी होगा निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी को फायदा होता है। तो वो सीट मान के चलिए कि महागठबंधन को नहीं मिली। इस बार नए चेहरे को इन्होंने उतारा है, संजय पांडे जी, संजय पांडे को उतारा है, अच्छी बात है, लेकिन संजय पांडे के उतारने से कुछ नहीं होगा। वोट तो लोग पार्टी के नाम पर ही देता है ना। और सवाल है कि ठीक है वहाँ ब्राह्मण्स की आबादी भी है, लेकिन इतना नहीं है कि अकेले वो लोग वोट जिता सके। ठीक, देखिए रश्मि वर्मा का टिकट काटा इस बार और संजय पांडे को मैदान में उतारा। संजय पांडे के लिए क्या महागठबंधन ने ये राहें आसान कर दी, या ये सीट लग रहा था कि जाएगी एनडीए के खाते में? देखिए, अगर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बदला होता तो ये सीट हाथ से निकल जाती। बीजेपी ने अच्छा फैसला लिया है और मुझे लगता है कि संजय पांडे एक साधारण परिवार से आते हैं, छवि भी साफ सुथरी है। राजन तिवारी जो बाहुबली नेता हैं बीजेपी के, वो दावा कर रहे थे इस सीट पर, लेकिन जब संजय पांडे को बीजेपी ने टिकट दे दिया तो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। वो पहले कह रहे थे कि अगर हमको सीट नहीं मिला तो उस इलाके की 3-4 सीटों पर लड़ेंगे और खेल बिगाड़ देंगे एनडीए का। लेकिन एनडीए ने ऐसा उम्मीदवार चुना है जिसका विरोध करना राजन तिवारी को महंगा पड़ सकता है। ब्राह्मण परिवार का गरीब बच्चा, साफ छवि है उसकी मुखालफत करेंगे तो ब्राह्मण ही इनके खिलाफ हो जाएंगे, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो अब राह आसान हो गई है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा में पहुंच सकते हैं। नहीं, अगर इसके जातीय ताने बाने की बात करें रवि जी, तो क्या कौन सा यहाँ पर बाहुल्य जाति है जिसके उलटफेर से यहाँ जीत हो सकती है, हार हो सकती है? देखिए, यहाँ पर निश्चित रूप से यह जिस सीट की बात कर रही है स्पेसिफिकली संजय पांडे की जो बात आ रही है, वहां से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, कई दफा जिला अध्यक्ष रहे हैं, और वो मजबूत पकड़ वाले ग्राउंड जीरो पर वो काम किया है, क्योंकि वो पैसे धन उनके पास नहीं है, उनके पास में जन का बल है। निश्चित रूप से यह आप देखिएगा तो इस सीट पर उनकी चमक और धमक आपको चुनाव में दिखाई पड़ेगी, यह बात को, क्योंकि उनके लिए लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। अभी आप समझ सकते हैं जब लोग उनके जिस व्यक्ति के लिए, जिस प्रत्याशी के लिए क्राउड फंडिंग करें तो उसका क्या इमेज होगा, क्या चमक और धमक होगी, यह कहने वाली बात नहीं है। जो सीट कांग्रेस हार गई उस सीट पर भी कांग्रेस अपना दावा इस बार छोड़ना नहीं चाह रही है। सीट को तो देखकर ये समझ आ रहा है, सोचिए 21,134 वोट से अगर कोई कैंडिडेट हारा है, फिर कांग्रेस उसी को उतार रही है। आरजेडी कह रही है नहीं हम अपना उतारेंगे, तो कांग्रेस इस बार चाह रही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। जी हाँ, कांग्रेस की कोशिश देखिए शुरू से रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करें, और इसके लिए ही उन्होंने एक रणनीति के तहत दबाव बनाया। राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसके बाद उनका जो कहें उत्साह जोश थोड़ा और बढ़ा, क्योंकि राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे तो सभाओं में उनके भीड़ आ रही थी। ये सही है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह भी उस समय बढ़ा था, आरजेडी भी साथ जरूर थे, लेकिन ऐसा लगा कि ये पूरी महफिल जो है राहुल गांधी लूट गए। तो उसको इस तरह से देखा गया कि कांग्रेस ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे सीटों के मामले में दबाया ना जा सके। दूसरी तरफ आरजेडी ये चाह रही थी कि भाई पिछली बार आपको हमने 70 सीटें दी, आप सिर्फ 19 लाए, आपका स्ट्राइक रेट काफी खराब है, आपकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई आपने 70 तो दे दिया, लेकिन कैसी सीटें दी, सब हारने वाली सीटें दी। ऐसी सीटें 37 दे दी जो पिछले 3 चुनाव में वो महागठबंधन का कोई जीता ही नहीं था। तो इसको लेकर रस्साकस्सी जो है वो कांग्रेस आरजेडी में लगातार चलती रही, और वो रस्साकस्सी आखिर तक बनी रही। कौन सीटें होंगी, किसकी होंगी,
और वो जिस सीट की आप बात कर रही हैं वहाँ रश्मि वर्मा है, वो जाहिर है वो पहले से माना जा रहा था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस इलाके में भी कई ऐसे और दूसरे विधायक हैं जिनकी भूमिका एनडीए के पक्ष में अच्छी नहीं रही है, विरोधियों के साथ मिलना या फिर कई विवादों में वो शामिल रही हैं। तो ये पहले से तय माना जा रहा था कि रश्मि वर्मा का टिकट इस बार कट रहा है। ठीक है, यानी एज है यहाँ पर भी एनडीए को। जी जी जी। इस सीट पर भी देखिए, अगर एनडीए को एज है तो दूसरी एक और ऐसी सीट है जिसकी हम बात कर लें, वो है रोसड़ा की सीट। इसकी बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस और लेफ्ट में घमासान की तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार आमने सामने आ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के बीके रवि ने पर्चा भरा है तो लेफ्ट के लक्ष्मण पासवान ने भी नामांकन कर दिया है। कांग्रेस के बीके रवि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को रोसड़ा से टिकट दिया है। तो यहाँ भी महागठबंधन के ही दो उम्मीदवार हैं जो मैदान में आ गए हैं और बीजेपी ने यहाँ से वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। अब वीरेंद्र सिंह के कंपैरिजन में बीके रवि की बात करना और लक्ष्मण पासवान की बात करना, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको कैंडिडेट? इस सीट पर क्या हो सकता है रोसड़ा? देखिए, रोसड़ा जो है सो रिजर्व सीट है और वह सीट किसका है? वह समस्तीपुर, हमको जहां तक याद पड़ता है समस्तीपुर लोकसभा जो है उसमें आता है। और वह सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, वह शांभवी चौधरी वहां से सांसद हैं। तो ये समझने वाली बात यह है कि यह रोसड़ा सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां से क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई प्रत्याशी नहीं मिला, ये और कहां से कौन सा प्रत्याशी वहां से बना? तो ये इसी को आप थोड़ा सा डिकोड करिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वहां पर पेच फंसता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है, पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ महागठबंधन को एज मिल सकती है, निश्चित रूप से वहां एज मिलेगा अगर यदि और ठीक से अगर यदि लोग चुनाव लड़े स्ट्रेटेजिकली जो होता है। तो देखिए, एक बात और समझना पड़ेगा कि महागठबंधन के पास में हम लोग, ठीक है कोई किसी को बोल दे रहा है इसको एज मिल रहा है, इसको हार रहा है, ये जीत रहा है, महागठबंधन के पास में वोट है, वो 35% वोट की बात है, उसके पास इंटैक्ट वोट है। उसको शॉर्ट कितना करता है इसको आप थोड़ा सा निकाल लीजिए, उसको 6 और 7% शॉर्ट करता है, जो कि हमको आपको डेंट करके या वहां पर वो अगर यदि मजबूत फील्डिंग करे तो वहां से वो ले जाएगा। तो फिर तो सरकार उसकी बनती हुई ऐसे ही दिखाई पड़ेगी, इसी की कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब अगर कांग्रेस और ये जो सीपीआईएम की हम बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों ही मैदान में रहते हैं, कोई एक भी अगर नहीं बैठता है, नामांकन वापस अपना नहीं लेता है, तब भी ये सीट रोसड़ा की जो सीट है वो महागठबंधन के खाते में ही जाएगी। एक तो ये कि रोसड़ा सीट का जब नाम आता है तो रामविलास पासवान की भी याद आती है। और अभी जैसा कि रवि जी ने बताया कि समस्तीपुर में ये पड़ता है, तो समस्तीपुर से सिटिंग एमपी हैं शांभवी चौधरी, जो अपने मंत्री नीतीश जी के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी भी हैं। लेकिन एलजेपी की ये उम्मीदवार रही और एलजेपी की ये एमपी हैं। समझ में नहीं आता है कि एलजेपी की सीट है ये, तो फिर वहां से एलजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं है? बीजेपी ने उतारा है, बीजेपी ने उतारा है उनको। इसका मतलब एलजेपी को वो सीट नहीं मिली या जो भी मामला रहा हो। अब वहां पर सीपीआई का भी देखिए, एक जमाने में समस्तीपुर गढ़ रहा है उनका, वहां पर रहा कि उनके एमएलए एमपी वहां से जीते हैं समस्तीपुर से, तो वो अपना पुराना कनेक्शन देखते हुए उन्होंने वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। हालांकि वो लेफ्ट की सीट अब उतनी ज्यादा नहीं रह गई है, उतनी अहम सीट लेफ्ट की नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें लेफ्ट को कहीं कोई एज मिलेगा। किसको मिलेगा एज? कांग्रेस को? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा। फाइट इन दोनों में रहेगी, फाइट दोनों में ही है। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को थोड़ा इसमें एडवांटेज हो। अब देखिए, जबरदस्त तरीके से इस वक्त घमासान है और एक के बाद एक कौन सी सीट पर कौन किस पर भारी है ये चर्चा चल रही है। धीरे धीरे करके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के द्वारा महागठबंधन से यहाँ नामांकन किया है और इस सीट पर जो है महागठबंधन की जीत होगी। इस बार हम एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की जीत होगी। ये महागठबंधन का कैंडिडेट रहने के बाद भी आपने यहाँ उम्मीदवारी दी, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो मान लीजिए वो तो राज का काम है। हमारा जो पार्टी का जो सिंबल हमको मिला, प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उम्मीदवारी अपना दिए। लगता है कि यहाँ दोस्ताना लड़ाई होगी क्या? ये तो जिस सब लग रहा है लोकल और बाहरी की यहाँ जो लड़ाई चल रही थी, उसी को ध्यान में रख के यहाँ उम्मीदवारी बना दिया हमारी पार्टी, ये निर्णय।
तो देखिए आपने यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट्स की बात सुनी, यानी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बीके रवि वो भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं लक्ष्मण पासवान वो भी अपने जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन इस सीट पर क्या वीरेंद्र सिंह भारी पड़ जाएंगे, अब यही रणनीतिकारों का मान रहा है। हालांकि ये सीट, जैसा अभी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि ये सीट रामविलास पासवान के नाम इस सीट पर जरूर लिया जाता है, तो ये एलजेपी के खाते में क्यों नहीं गई, ये सवाल जरूर है। अगली सीट की आइए बात कर लेते हैं और ये सीट ऐसी है जिस पर फिर महागठबंधन के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा और ये सीट है राजा पाकड़ की। यहां की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी ही आमने सामने है, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच भी टक्कर है। यानी कि आप सोचिए कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट सभी मैदान में आ गए हैं। 4 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजा पाकड़ में सीपीआई ने मोहित पासवान को और कांग्रेस ने प्रतिमा दास को टिकट दिया है। तो वो सीटें भी हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है और वो सीटें भी हैं जहां पर सीपीआई और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। उन्हीं में से एक सीट ये राजा पाकड़ की है। संजय जी, इस सीट के बारे में क्या लग रहा है? सीपीआई और कांग्रेस की भिड़ंत क्या फायदा दे जाएगी एनडीए को, या लग रहा है कि नहीं, इनमें से किसी एक का पलड़ा भारी रहेगा? पलड़ा तो निश्चित रूप से प्रतिमा दास का भारी रहता, लेकिन अब वहां सीपीआई भी लड़ गया तो फिर एडवांटेज एनडीए, फिर से एडवांटेज। यस डेफिनेटली। अच्छा, सीपीआई के लड़ने की क्या वजह समझ आ रही है सीट पर? उस इलाके में अपना वो लोग किसी जमाने में था अपना, तो बोलता है। मेन है कि अब सीपीआई का भी लोग तो बीच से ये लोग सब नेग्लिजिबल हो गया था, लेकिन पिछले चुनाव के बाद से और इन सबों का बेस वोट आज की तारीख में अब सीपीआई वगैरह कह करके हम नहीं मानते हैं। सीपीएम में नहीं मान ले, सीपीआई एमएल का है कुछ बेस वोट। ये सारे लोग टिके हुए हैं तेजस्वी के वोट पर, यानी लालू यादव के वोट पर। जैसा उन्होंने कहा कि वोट स्टार्ट ही होता है 35-34% से स्टार्ट होता है, तो बाकी लोगों को तो 34 आने में उसके बाद ना आप जाइएगा ऊपर। तो अगर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता तो कहीं नहीं रहता एनडीए वहां पर। अगर सिर्फ प्रतिमा होती मैदान में, लेकिन अब सीपीआई ने उतार दिया तो मुश्किल हो गई, डिफिकल्ट हो गया। और एज ऑफ कोर्स एनडीए को जाएगा। हाँ, अब कुछ देखिए, राजा पाकड़ रिजर्व सीट को महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने बड़ी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी यूनिटी के साथ ट्रायंगुलर फाइट बनाया है। यानी सब कैंडिडेट खड़े हो गए, कांग्रेस के खड़े हो गए, लेफ्ट के खड़े हो गए, आरजेडी के खड़े हो गए। यानी ट्रायंगुलर फाइट तो इन्होंने खुद बनाया है, उसको तो छोड़ दीजिए, राइवल जो है वो तो अलग ही है। तो ये तो एक अजीब इंटरेस्टिंग पिक्चर बन गई है, इंटरेस्टिंग पिक्चर बन गई है। थोड़ा सा राजा पाकड़ पे हम बता देते हैं। राजा पाकड़ जो सुरक्षित सीट है वो वैशाली लोकसभा में पड़ता है, जहां तक हमको याद पड़ रहा है, और वो इस सिटिंग एमएलए हैं ये प्रतिमा दास। तो इसको जो फाइट की बात कही जा रही है वहां पर समझना पड़ेगा कि राजा पाकड़ से लगा हुआ जो असेंबली सेगमेंट है वह महनार का है। वह महनार किसका है? बीना सिंह जो सिटिंग एमएलए हैं अभी, वो पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी है। तो उस कालखंड में 2020 के विधानसभा चुनाव में ये लोग एक साथ में थे, तब उस सीट पर प्रतिमा दास उस सीट को निकाल सकी थी विद द कंसेंट ऑफ रामा सिंह। तो ये इसको समझना पड़ेगा। अब इस बार रामा सिंह की पत्नी नहीं लड़ रही हैं, आरजेडी के साथ नहीं है, रामा सिंह स्वयं नहीं है, तो ये इनके लिए बड़ी चुनौती प्रतिमा दास के लिए निश्चित रूप से बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे तो परिणाम आएगा तो पता चलेगा, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं यही हम समझे हैं अभी तक। ये सीट अगर अभी के हिसाब से देखें तो ये सीट आपको लग रहा है कि एनडीए को एज है? बिल्कुल एज है आपको, एनडीए को इस सीट पर एज हम दिखाई पड़ रही है हमको, क्योंकि इसको गणित को थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना कि महनार हम इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि महनार इस बार जो है सो रामा सिंह जो पूर्व सांसद है उनकी पत्नी नहीं लड़ रही है। उस समय आरजेडी फोल्ड में थी, इस बार वो लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कही जाती है, रामा सिंह उनके साथ में है। तो ऐसे में आप निश्चित रूप से एनडीए को वहां पर फेवरेबल होगा, एनडीए के पक्ष में जाएगा वो सीट। यानी अगर नहीं भी उतरते, आमने सामने नहीं होते लेफ्ट और कांग्रेस के उम्मीदवार, तब भी ये सीट एनडीए के खाते में जा सकती थी। देखिए, इसमें जब हम फ्रेंडली फाइट की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो बेस वोट है उसकी बात तो एक है ही, लेकिन बिहार में चूंकि जातियों की बड़ी भूमिका इस मायने में भी है कि उम्मीदवार यदि उस जाति का है, भले ही वो संबंधित दल के बेस वोट से नहीं जुड़ा है, तो भी वो कुछ वोट ले जाता है। अब यहाँ इसका देखिए, सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं मोहित पासवान, अब ये पासवान जाति के हैं, सुरक्षित सीट है। पासवान का वोट किसका? चिराग पासवान के नाते आप मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि मोहित जो भी वोट काटेंगे
सीपीआई का ठीक है, जो कैडर है अपना है वो रहेगा, लेकिन यदि पासवान उनको साथ देता है, चूंकि ऐसा देखा गया है कि जिस जाति का उम्मीदवार है उसको उस जाति का वोट अच्छा मिलता है, तो इस नजरिए से देखें तो एक पक्ष ये भी है कि पासवान का वोट जो एलजेपी का वोट है यानी एनडीए का वोट है वो सीपीआई ले लेगी। और सुरक्षित सीट में आप देखें तो पासवान और रविदास ये दो बड़ी जातियां हैं जिनका प्रतिशत अच्छा खासा है। तो मोटे तौर पर आप इसको ऐसे देख सकती हैं कि पासवान एनडीए के साथ है, चूंकि चिराग पासवान है। रविदास पर मानना पड़ेगा कि महागठबंधन की पकड़ है और माले की वजह से ये पकड़ और मजबूत हुई है उनकी। प्रतिमा दास रविदास समाज से हैं, तो इस नजरिए से देखें कि बाकी चीजें तो ठीक है जो कह रहे हैं रवि जी और तमाम लोग, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जिस जाति का उम्मीदवार है वो अपनी जाति का वोट तब भी ले लेगा जबकि उस पार्टी के बेस वोट से उसको जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, यानी फ्रेंडली फाइट जो है ज्यादातर सीटों पर, जितनी सीटों की अभी तक हमने चर्चा की है, ज्यादातर सीटों पर ये महागठबंधन को नुकसान ही पहुंचा रहा है। सिर्फ अगर रोसड़ा सीट को हम छोड़ दें, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि सीट एलजेपी के खाते में अगर जाती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी फ्रेंडली फाइट है एक दूसरे का। अगर वोट काटेंगे तो नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, एनडीए को एज मिल सकती है। वैशाली सीट की हमने बात की, रोसड़ा की हमने बात करी, नटकरियागंज की हमने बात की। इन तमाम सीटों का आंकलन क्या कहता है ये हमने आपको बताया। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, फैजान जी हैं, और संजय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। तो बिहार का हाल क्या है? बिहार में अब जब चुनाव के बीचों बीच हम पहुंच चुके हैं, सीट शेयरिंग एनडीए में हो चुकी है, टिकट बढ़ चुके हैं, कल पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन बीत चुका है, तो ऐसे में क्या कहता है अभी का जो चुनावी समीकरण, इस पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। अब हम गौरव बोराम सीट की बात कर लेते हैं। गौरव बोराम सीट की, इस सीट पर चूंकि ये सीट वीआईपी के खाते में जा रही है और सीट पर मुकेश सहनी के जो भाई हैं संतोष सहनी, उनको मैदान में उतारा गया है, तो ये सीट किसके लिए फायदेमंद साबित होगी, ये सीट किसके खाते में जाएगी, इसका ये जल्दी से आंकलन कर देते हैं। क्या कह रहा है आपका आंकलन इस सीट के लिए? ये वो सीट है जहां से मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा था कि वो खुद नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे। जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे उस समय तक सबको ये पता था कि मुकेश सहनी ही वहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि मुकेश सहनी नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं, उनके भाई संतोष सहनी वहां से नॉमिनेशन किया है। हालांकि इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन एक कारण ये भी है कि आरजेडी का एक उम्मीदवार वहां है अफजल, वो वहां पर पहुंच गए, उनका दावा था। मुकेश सहनी को जब पता चला कि आरजेडी जो है अफजल को भी खड़ा कर सकती है, तो वैसी स्थिति में उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। और इसके अलावा दूसरी वजह भी है, चूंकि सिमरी बख्तियारपुर की सीट चाह रहे थे मुकेश सहनी, चूंकि इससे पहले वहां से चुनाव लड़ते रहे, हालांकि वो हार गए थे। और दूसरी बात की जिस तरह से वो चाह रहे थे कि डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम की घोषणा हो, या फिर सीटों को लेकर जो उनका आकलन था कि जितनी सीटें मिलनी चाहिए, और सिर्फ सीटों की संख्या ही नहीं बल्कि जो सीटें वो चाह रहे थे वो सीटें उनको नहीं मिल पा रही थी। तो इन सब वजहों से आखिरी समय में उनके भाई ने नॉमिनेशन किया है। और वहां जब आरजेडी के उम्मीदवार पहुंच गए थे, तो अब देखिए जो मैं पहले कह रहा था कि कोऑर्डिनेशन की कितनी कमी है, कि दोनों वहां दावेदार हो गए, सिंबल भी दे दिया आरजेडी ने, और उसके बाद आखिर में आरजेडी ने एक पत्र लिखा है वहां निर्वाचन अधिकारी को कि भाई ये अफजल जो है हमारे अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। तो आखिर ये नौबत ही क्यों आई, आखिर ये परिस्थिति बनी ही क्यों? तो आप कहीं ना कहीं देखिए मैसेज क्या जा रहा है, शुरुआती समय में ही जो मैसेज जा रहा है महागठबंधन को लेकर वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और इस तरह की कई दूसरी सीटें हैं, और गौरा बड़ाम में अब देखना है कि मुकेश सहनी के भाई वहां क्या करते हैं, लेकिन जो जिस तरह से वहां पर दिख रहा है उसमें तो बहुत अच्छा नहीं है महागठबंधन के लिए, बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए ये क्या कंफ्यूजन नहीं होगी फैजान जी, अभी शुरू में ये कंफ्यूजन नेताओं के अंदर है कि कौन कहां से टिकट लड़ेगा। अब जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें किसका झंडा उठाना है, किस उम्मीदवार को लेकर बीच में जाना है जनता के, जब ये क्लियर ही नहीं होगा तो वोटर को कैसे रिझाएंगे? आखिर वक्त तक जब ये सब बातें क्लियर नहीं होती हैं तो जो वोटर होते हैं उनमें कुछ गलत मैसेज चला जाता है, और वो उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका उम्मीदवार कौन है, आरजेडी है, वीआईपी है, कांग्रेस है, कौन है, समझ में नहीं आता है। अब देखिए कल तक ये स्थिति ऐसे ही बनी रही। गौरा बड़ाम के बारे में ये सबको मालूम था कि साहनी जी खुद वहाँ से नॉमिनेशन फाइल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे वहाँ से, गौरा बड़ाम से सरकार बनेगी, उप मुख्यमंत्री होंगे, हाँ। लेकिन अब तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं।
तो जब चुनाव ही नहीं लड़ने वाले तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, उसको बाद में भी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज और भी जैसा कि बताया गया कि वहाँ आरजेडी की तरफ से ये शक पैदा हुआ वीआईपी में कि शायद उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है एक मुस्लिम कैंडिडेट को। मैं यहाँ बता दूं कि गौड़ा बौराम में मुस्लिम की अच्छी पॉपुलेशन है, दलित की भी है और मुस्लिम की भी अच्छी पॉपुलेशन है, लेकिन इसी वजह से शायद वहाँ एक मरतबा पहले भी गौड़ा बौराम से मुस्लिम उम्मीदवार एमएलए हो चुके हैं। लेकिन इस बार मुकेश साहनी तो बहुत ही उम्मीद से थे कि हम यहाँ से उन्हें लड़ेंगे, लेकिन आखिरी समय में ये भी एक वजह हो सकती है। उसके अलावा दूसरी वजह भी ये भी हो सकती है कि उनका नाम नहीं बताया गया कि वो उप मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए भी शायद उनको नाराजगी हो। उनको उतनी सीटें शायद नहीं दी गई, उसकी भी नाराजगी हो। लेकिन अब पता नहीं क्यों, देखिए वीआईपी का मतलब हुआ विकासशील इंसान पार्टी, लेकिन उसके लीडर उसको वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी समझते हैं आप। रवि जी, ये विकासशील इंसान पार्टी के बारे में जरा बताइए। शुरू से बड़ा हाइप क्रिएट करके रखा मुकेश सहनी ने, दिल्ली के चक्कर लगाना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, और बड़े ताल ठोक कर कहा उन्होंने हर बार, डिप्टी सीएम तो मैं ही हूँ, ये उन्होंने तय कर दिया। लेकिन अब देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ रही है, मुंह छिपाए छिपाए फिर रहे हैं। क्या हुआ उनके साथ? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जितनी बात हम लोग सब लोगों ने बारी बारी से ये बात कह दी, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक जो हम लोग जिस सीट की चर्चा कर रहे हैं उस पर उनके भाई जो है सो छोटे भाई हैं संतोष सहनी, उन्होंने नॉमिनेशन किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब वहां पर देखिए एक बात समझने वाली बात है, मुस्लिम उम्मीदवार हो गए हैं, पत्र भी जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो पार्टी के एक तरीके से कहा जाए कि ड्राइविंग सीट पर हैं, कमान उनके हाथ में है, कि वो हमारे अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, जो मुस्लिम जो प्रत्याशी वहां से बने थे। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, वक्त संशोधन विधेयक को जब पारित होने के बाद हम लोग देहात की भाषा में हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि दांत खोदने वाला भी आपको वोट मुस्लिम का नहीं मिलेगा, इस बात को मान के चलिए आप। अब हम डंके के चोट पर इस बात को कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बात समझना पड़ेगा, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, उसके विजय रथ को रोकना है, यही टारगेट है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का। तो ऐसे में इस परिस्थिति को समझने के लिए वहां से टफ फाइट देते हुए दिखाई पड़ेंगे संतोष सहनी, क्योंकि वहां पर मल्लाह का भी वोट है। वहां जैसे अल्पसंख्यक की बात फैजान साहब ने कहा कि वहां पर अल्पसंख्यक वोटर हैं, तो वहां पर इतनी बात मान के चलिए मल्लाह वोटर भी हैं, और तभी वहां पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी वहां से नॉमिनेशन नामांकन करने छोटे भाई थोड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ ताल ठोक रहे हैं और मुश्किल कर देंगे एनडीए के कैंडिडेट के लिए। अब एक एक सीट का आंकलन आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे रहे हैं जो दिल्ली से आ रही है, नई दिल्ली से, जहां सांसदों के फ्लैट में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। कावेरी अपार्टमेंट में ये भीषण आग लगी है, दोपहर करीब 1:30 बजे आग लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नई दिल्ली में आग लगने की जानकारी मिल रही है। सांसदों के फ्लैट में भीषण आग लगी है, कावेरी अपार्टमेंट में आग लगी है, और ये समय जो है वो दोपहर 1:30 बजे का बताया जा रहा है जिस वक्त ये आग लगी है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब कितना नुकसान हुआ है ये आंकलन बाद में किया जाएगा, जानमाल का कितना नुकसान हुआ है ये भी आंकलन किया जा रहा है। लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि जो आग इन अपार्टमेंट्स में लगी हुई है, इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। ये कावेरी अपार्टमेंट है दिल्ली का, जो सांसद हैं उनको अलॉट यहाँ पर होते हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट यहाँ पर अलॉट होते हैं, और इसी में आग लगने की जानकारी मिल रही है। और ये घटना दोपहर 1:30 बजे के करीब हुई है। अब 2 बज चुके हैं, तकरीबन आधा घंटा बीत चुका है। तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त नई दिल्ली से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो नई दिल्ली से सामने आ रही हैं, जहां कावेरी अपार्टमेंट में आग लग गई है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं, आग को बुझाया जाए, आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, यही प्राथमिकता है। अब आग किन कारणों की वजह से लगी ये आगे जांच का विषय है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये है कि इन अपार्टमेंट्स में लगी आग को बुझा लिया जाए, ये ज्यादा एरिया में ना फैल पाए, इसे जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए, ये जरूर करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त नई दिल्ली से आ रही है, नई दिल्ली में जहां कावेरी अपार्टमेंट जहां सांसदों को फ्लैट्स अलॉट किए जाते हैं, उनको रहने के लिए जगह दी जाती है, उस जगह पर आग लग गई है। अब आग लगने का कारण क्या है, वीवीआईपी इलाके में ये आग कैसे लगी है, इसकी जांच बाद में की जाएगी। लेकिन प्राथमिकता यही है कि पहले जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, आग को बुझा लिया जाए, ये कोशिश की जा रही है। और इसलिए दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और आग पर
काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा हमारे साथ उनके पास चलेंगे। कुमार बताइए क्या अपडेट है आपके पास, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, आपको तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा दें। ये नई दिल्ली का बिशंबर दास रोड है, जहां पर ये मल्टी स्टोरी आवास बने हुए हैं सांसदों के लिए, और इन फ्लैट में जो है आग लगी है। तकरीबन 1:30 बजे से 1:45 बजे के बीच की ये जानकारी दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को मिली, जिसके बाद दमकल कर्मचारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे। और दरअसल जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पुराना फर्नीचर और टूटा हुआ फर्नीचर रखा हुआ था। बताया जा रहा है सबसे पहले आग उसमें लगी और उसके बाद आग की लपटें इतनी गहरी थी कि आप देखें ऊपर तक जो है पूरा जो टावर है उसकी दीवारें काली पड़ गई है। तकरीबन 2 मंजिल जो है वो 2 से 3 मंजिल आग की चपेट में है। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर के जो फ्लैट हैं उनके शीशे तक जो है टूट गए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पूरे टावर को और उसके साथ वाले टावर को खाली करा दिया है और लगातार दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 6 गाड़ियां जो हैं इस सोसाइटी में इस वक्त दमकल विभाग की खड़ी हुई हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जो जांच है उसमें सामने आया है कि हो सकता है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरी आग लगी हो। आपको तस्वीरें हम दिखा दें, ये सांसदों के सरकारी आवास है जहां पर ये आग लगी है। बिशंबर दास मार्ग महज पार्लियामेंट से महज कुछ ही दूरी पर जो है ये आवास बने हुए हैं। तमाम जो पॉश एरिया है वो बिल्कुल सामने है और यहाँ पर ये आग लगी है। फिलहाल तमाम जो सांसद हैं वो अपने अपने परिवारों के साथ यहाँ पर रहते हैं। ये सरकार की तरफ से उन्हें आवंटित किए जाते हैं जब कोई बतौर सांसद चुनकर आता है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आप अभी भी देखें तो फर्नीचर पड़ा हुआ है। दरअसल इसी फर्नीचर में बताया जा रहा है कि आग लगी थी और उसके बाद आग इतनी फैल गई, इतनी बड़ी हो गई कि जो ऊपर के फ्लोर हैं, ऊपर के जो फ्लैट बने हुए हैं उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। तकरीबन 3 मंजिल तक जो है ये पूरी आग की चपेट में आ गया। फिलहाल अभी भी जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे। तो लगातार कोशिश जारी है और यही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। कूलिंग पीरियड शुरू होगा, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ठीक है। सोनू, जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आग जब लगी तो कैसे कैसे धीरे धीरे फैली और कैसे पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। काला धुआं हर जगह नजर आ रहा है। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कुमार, ये भी जानकारी दीजिए, जिस वक्त ये आग लगी बिल्डिंग में कितने लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिल रही है? क्या सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया वक्त रहते? देखिए, बिल्कुल तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तमाम जो ऊपर के फ्लैट हैं उन्हें खाली करा लिया गया है। एक सज्जन हमारे साथ है, यहीं पर रहते हैं आप? हाँ, मैं यहीं पे काम करते हैं? हाँ, मैं। ये बताइए आग कैसे लगी, क्या हुआ था? हम लोग अपने घर में थे, घर में थे। फिर ये नीचे आवाज आने लगी लोगों के, बच्चों की। फिर उतर के देखा तो विकराल रूप हो गया था। हाँ, और कितने दिनों से CPWD वालों को बोला जाता है कि इसमें से सोफे हटा लो। पूरे गैरेजों में सोफे और सामान पड़े हुए हैं। अच्छा, ये नीचे गैरेज है और इसमें सामान पड़ा था, पुराना फर्नीचर? पुराना फर्नीचर, कारण ही पुराना फर्नीचर है। तो बिल्कुल आपने देखा, ये जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उनका भी ये कहना है कि CPWD को कई बार उन्होंने बोला भी था कि जो पुराना फर्नीचर है वो हटा लिया जाए। गद्दे और पुराना फर्नीचर पड़ा था जिसमें ये आग लगी। अभी भी आप देखें कि नीचे जो है अभी भी पानी डाला जा रहा है ताकि आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट है सांसदों का और इसमें ये आग लगी है। एक जो टावर है पूरा आग की चपेट में आया। तकरीबन 3 फ्लोर जो है वो जलकर राख हो गए हैं। ऊपर के फ्लोर जो हैं वो पूरे काले पड़ गए हैं। आसपास के जो टावर हैं उन्हें खाली कराया गया है एहतियात बरतते हुए। गनीमत ये रही कि समय रहते तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया जिसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अब दमकल के कर्मचारी जो हैं आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लकड़ों में आग लगी। बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। कुमार, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये खबर बता देते हैं। तकरीबन दोपहर 1:30 बजे आग लगने की जानकारी मिलती है और ये आग लगती है कावेरी अपार्टमेंट्स में, जो सांसदों के रहने के लिए अपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं। नीचे रखे फर्नीचर में आग लगती है और देखते देखते आग बड़ा रूप अख्तियार कर लेती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो काली पड़ चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कुमार, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तो प्राथमिकता है आग पर काबू पा लें, लेकिन ये आग किन कारणों की वजह से लगी होगी, कोई जानकारी मिली क्या? मुरार जी कहाँ है?
देखिए अभी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसा कि हमारे सोर्सेज से बात हुई तो उनका कहना था कि शॉर्ट सर्किट इसका एक कारण हो सकता है आग लगने का, क्योंकि नीचे जो है पुराने गद्दे पड़े हुए थे। ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पर जो है गैराज है और CPWD का एक छोटा सा ऑफिस भी बना हुआ है यहाँ पर, और इस गैराज में जो है पुराना फर्नीचर और पुराने गद्दे जो है वो पड़े हुए थे। दरअसल जब भी किसी सांसद को आवास आवंटित किया जाता है तो उसका पुराना फर्नीचर अगर उसकी डिमांड होती है तो वो चेंज करके नया डाल दिया जाता है, लेकिन पुराने जो फर्नीचर को गैराज से शिफ्ट नहीं किया था। पार्किंग पूरा एरिया है, यहाँ पर तमाम सांसदों की गाड़ियां खड़ी होती हैं और उस जगह पर जो है ये पुराना फर्नीचर और गद्दे पड़े हुए थे जिसमें आग लगी। आप देखें, अंदाजा आप लगा सकते हैं आग कितनी विकराल और कितनी भयानक होगी कि आग की लपटों ने पूरे टावर को जो है वो काला कर दिया। 3 फ्लोर जो हैं आग की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल पुलिस अभी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने के लिए तमाम जो दमकल के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां जो है आग बुझाने के लिए काम पर लगाई गई हैं। फिलहाल जो आसपास के टावर हैं वो खाली करा दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि गनीमत ये रही कि किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब आग लगती है तो जो ऊपर के फ्लैट होते हैं उनमें धुआं भर जाने के कारण सफोकेशन होती है और दम घुटने से भी किसी की जान चली जाती है। तो ऐसे में एहतियात बरतते हुए फिलहाल पूरे जो टावर है, पूरा जो टावर है इसके साथ वाला जो अपार्टमेंट है उसको पूरा खाली करा लिया गया। जी, नीचे अपना CPWD का सामान रखा हुआ था, लकड़ों में आग लगी, उसके बाद ऊपर MP फ्लैट। बिल्कुल कुमार, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि तमाम अपार्टमेंट्स को खाली करा लिया गया है। एहतियातन ये अपार्टमेंट्स खाली कराए गए हैं ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, जानमाल का जो नुकसान है वो ना हो जाए। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें कावेरी अपार्टमेंट से सामने आ रही है जहां भीषण आग लग गई। नीचे जो फर्नीचर है उसमें आग लगती है और देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। प्राथमिकता ये है कि पहले आग पर काबू पाए जाए, उसके बाद ये पता लगेगा कि आग किन कारणों की वजह से लगी है। लेकिन जैसा कुमार जानकारी दे रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी ये जानकारी आना बाकी है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। एक बार फिर कुमार, आप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, कितनी गाड़ियां हैं, आग पर कितना हद तक काबू पा लिया गया है, ये बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल आपको देखें कि दमकल की जो टीमें हैं वो अभी भी काम कर रही हैं। दमकल की गाड़ियां इस वक्त स्पॉट पर हैं और एक के पीछे एक लाइन लगा के खड़ी हुई हैं। दरअसल इन गाड़ियों को इस मैक्सिमम नंबर में भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द जो है आग पर काबू पाया जा सके। जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं वो आप देखेंगे तो इस वक्त जो पार्किंग स्लॉट है वहां पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे उनके टावर, उनके फ्लैट जो हैं वो खाली करा लिए गए हैं और 3 फ्लोर जो हैं इस आग की चपेट में आए हैं। आपको मैं दिखाऊं कि ग्राउंड फ्लोर जो ये आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है जहां दमकल के कर्मचारी आपको दिखाई देंगे। इसके ऊपर का फ्लैट पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसकी जो रेलिंग है, जो ग्रिल है वो तोड़कर दमकल के कर्मचारी अंदर गए, उस फ्लैट में जो आग लगी उसको बुझाया। उसके बाद ऊपर के फ्लैट के आप देखें तो शीशे टूट गए हैं, शीशे आग के कारण जो है चटक गए और टूट गए। फिलहाल जो आग है उस पर मैक्सिमम काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी कूलिंग पीरियड चल रहा है तो लिहाजा अब पूरी तरीके से इंश्योर होती है दमकल विभाग की टीम कि किसी भी तरीके से दोबारा कोई चिंगारी जो है आग का रूप ना ले ले। उसको ध्यान में रखते हुए ये कूलिंग पीरियड जो है वो चलाया जाता है। ये कूलिंग पीरियड लंबा चलता है। आपको दिखा दें तस्वीरें, देखिए पुराना फर्नीचर जो है वो उसमें आग लगी थी और उसके बाद जो है ये आग इतनी फैली कि पूरे टावर को इसने अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल सांसद जब कोई चुनकर आता है तो उसको नए मकान आवंटित किए जाते हैं और ये वही मकान हैं जो कि भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, जिनमें सांसदों को आवास दिया जाता है इन अपार्टमेंट में और यहीं पर रहते हैं। फिलहाल आप देखें अभी और भी गाड़ियां जो है वो दमकल विभाग की मौके पर पहुंच रही हैं, क्योंकि आग ज्यादा बड़ी थी, सेंसिटिव इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन है ये, तो इसलिए पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस को एहतियात के तौर पर जो है स्टैंड बाय मोड में यहाँ पर रखा गया है ताकि अगर कोई घायल हो तो उसको तुरंत जो है यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल पहुँचाया जा सके, क्योंकि पास में ही RML हॉस्पिटल है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आग पर अधिकांश जो है काबू पाया जा चुका है, लेकिन कूलिंग पीरियड जो है वो अभी भी DFS यानी दिल्ली फायर सर्विस की जो की टीम है वो अभी भी चला रही है ताकि किसी भी तरीके से आग दोबारा ना लग पाए। बिल्कुल यही कोशिश है कि आग जो भड़की थी उसे शांत कर दिया जाए, आग पर काबू पा लिया जाए और ये आग ज्यादा ना भड़के, इसलिए बड़ी तादाद में दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा। ये VIP इलाका है। अब सोचिए यहाँ सांसद रहते हैं, जो भी सांसद चुन के आता है देश के किसी भी कोने से, इन्हीं जगहों पर इनको फ्लैट आवंटित किए जाते हैं, अपार्टमेंट्स आवंटित किए जाते हैं
और इन्हीं फ्लैट्स में आग लगने की जानकारी मिली। जैसे ही जानकारी मिली, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की गई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आप देखिए ये आग भीषण थी। दोपहर 1:30 बजे के करीब आग लगी है। ये आग भीषण थी। फर्नीचर में पहले आग लगती है और देखते ही देखते जो आग है वो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। पूरी बिल्डिंग का जो ये हिस्सा है काला पड़ चुका है और ये बता रहा है कि आग बहुत भीषण थी और इसीलिए इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। ये कोशिश लगातार दमकल विभाग की तरफ से की गई, प्रशासन की तरफ से की गई और काफी हद तक इसमें कामयाबी भी मिल चुकी है। अब कोशिश ये है कि आग दोबारा ना भड़के, कोई चिंगारी ना रह जाए, इसीलिए अब आखिरी वक्त तक तसल्ली की जा रही है। राहत की बात यह है कि अपार्टमेंट को वक्त रहते खाली करवा लिया गया। जैसे आग लगने की सूचना मिली, जो लोग अपार्टमेंट में थे उनको बाहर निकाल लिया गया। इसलिए बहुत ज्यादा किसी को कोई चोट आई या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिल पाई है। ये राहत की खबर जरूर है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कुमार, कोई और अपडेट है आपके पास? मुरार देखिए, अभी अपडेट ये है कि कूलिंग पीरियड जो है वो चलाया जा रहा है। दरअसल अब पूरा एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाएगा कि कहीं कोई अंदर तो नहीं फंसा हुआ था जिसको जो है नजरअंदाज किया गया हो, किसी भी तरीके से वो रह गया हो। तो फिलहाल अभी पहले कूलिंग पीरियड चलेगा। कूलिंग पीरियड के बाद जो है अंदर एक पूरा सर्च ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि रेजिडेंशियल ब्लॉक है ये पूरा, जिसमें तमाम सांसद और उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। साथ ही साथ जो सर्वेंट है वो भी यहीं पर रहते हैं। आप देखें कि भीड़ है काफी सारे लोगों की, क्योंकि दरअसल ये तमाम लोग जो हैं इन्हीं फ्लैटों में रहते हैं। तो इसके आसपास भी जितने भी अपार्टमेंट बने हुए हैं वो सभी सांसदों के लिए बने हुए हैं और ये तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है दिल्ली दमकल विभाग को ये जानकारी मिली। फिलहाल आग पर अधिकांश रूप में काबू पा लिया गया है। गनीमत की बात ये है, अच्छी बात ये है कि किसी की भी जान को नुकसान नहीं हुआ है। एम्बुलेंस को स्टैंड बाय मोड पे रखा गया है। अस्पताल में भी इन्फॉर्म किया गया है, पास में जो आरएमएल हॉस्पिटल है, लेकिन अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी दमकल विभाग या पुलिस के पास नहीं है। फिलहाल कूलिंग पीरियड जो है वो अब शुरू किया गया है ताकि अच्छे से जो है आग को ठीक है कुमार, ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता दें। राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। ये वो जगह है जहां सांसद रहते हैं, जहां सांसदों को फ्लैट्स आवंटित किए जाते हैं। आग लगी लेकिन अभी आग पर काबू पा लिया गया है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की ग्राउंड जीरो से। कहानी कुर्सी का ये स्पेशल एडिशन इस वक्त आपके सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव का आंकलन, सबसे सटीक आंकलन हम आपके सामने रख रहे हैं। 243 सीटों पर कौन सी सीट पर किस पार्टी को एज है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और अब इसी सिलसिले में आइए हम चर्चा कर लेते हैं उस सीट की जहां पर फ्रेंडली फाइट एक बार फिर से देखने को मिलेगी और ये सीट है बछवाड़ा की सीट। बछवाड़ा की अगर बात करें तो यहां महागठबंधन के अंदर भी जो पूरी तरीके से वो मामला है वो पूरी तरीके से उलझा हुआ है। इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर दो उम्मीदवार महागठबंधन के मैदान पर आ चुके हैं। तो ऐसी ही सीट मधेपुरा की आलमनगर सीट भी है। यहां पर भी जो मामला है वो फंस चुका है। यहां पर भी जो गठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं वो मैदान में आ चुके हैं। बछवाड़ा की बात करें तो शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अवधेश राय सीपीआई के उम्मीदवार हैं। जबकि अगर हम आलमनगर की बात करें तो यहां से नवीन कुमार उर्फ नवीन निषाद ने पहले आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा, तो इसके बाद वीआईपी ने भी उन्हें अपना सिंबल दे दिया, जिसके बाद नवीन कुमार ने दोबारा वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे और नीतीश भी खासकर ये बता रहे थे कि बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार है लेकिन वो 2 अलग अलग सिंबल पर नामांकन कर रहा है। एक सीट ऐसी है जहां महागठबंधन का एक जो दल है वो अपना प्रत्याशी उतार रहा है, तो सामने दूसरा दल भी अपना प्रत्याशी उतार रहा है। ये फाइट बड़ी दिलचस्प है। बछवाड़ा की बात करें तो दोनों यादव आमने सामने आ गए हैं और हम अगर मधेपुरा की आलमनगर सीट की बात करें तो यहाँ एक ही कैंडिडेट दो चुनाव चिन्हों के साथ मैदान में आ चुका है। नीतीश, अभी दोनों सीट फिर से वही बता रही हैं जो आप कह रहे थे कि बड़ा कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन कहीं भारी ना पड़ जाए इन दोनों सीटों पर। जी हाँ, बिल्कुल ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। और बछवाड़ा की आप बात कर रही थी, यहाँ तो बिल्कुल जो महागठबंधन का जो समीकरण है MY, उसमें जो Y है वही 2 हैं। अवधेश राय पिछली बार भी चुनाव हार गए थे इसी वजह से, क्योंकि उनके सामने जो इस बार गरीबदास हैं सीपीआई के उम्मीदवार, पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे, 40,000 वोट आया था उन्होंने। और इन दोनों की लड़ाई की वजह से वहां बीजेपी का उम्मीदवार मात्र 400 वोट से जीत गया था। इस बार गरीबदास को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और अवधेश राय जो है वो सीपीआई से मैदान में है। दोनों ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। तो आप समझिए कि 2 यादव जब एक साथ आ जाएंगे
तो ये तो साफ तौर पर कि यादव वोटों का बंटवारा होगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये इलाका जो रहा है वहां पर सीपीआई की पकड़ काफी पहले रही है और जो शिवचंद्र गरीबदास हैं वो उनके पिताजी भी वहां पूर्व विधायक रहे हैं, रामदेव राय, काफी लंबे समय तक वो विधायक रहे थे और उन्हीं के बेटे हैं ये गरीबदास। तो अब दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो सामने आ गई है और इसी बेगूसराय में एक और सीट थी जहां सीपीएम भी दावा कर रही थी और आरजेडी भी दावा कर रही थी। वहां बोगो सिंह थे आरजेडी के उम्मीदवार, बाहुबली हैं, उनके सामने सीपीएम के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा भी नॉमिनेशन होगा। हालांकि बाद में फिर उनको मनाया गया और उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है। तो एक जिले में 2 सीटें ऐसी आ रही हैं और फिर एक आलमनगर की सीट का आप जिक्र कर रही थी, वो कहानी तो ऐसी है कि शायद ही कभी किसी ने सुनी होगी कि एक ही उम्मीदवार 2 सिंबल लेकर आ गया और दोनों सिंबल से उसने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। अभी आप जाएंगी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे तो वो आपको दिख रहा है, वो वीआईपी का भी दिख रहा है, वीआईपी है ना, हाँ, वो वीआईपी का भी दिख रहा है, वो आरजेडी में भी दिख रहा है। और ऐसी तस्वीर जो है वाकई अपने आप में दिलचस्प है और इसलिए समझना मुश्किल है। हालांकि कहा गया हमको कि आप चूंकि वीआईपी के कोटे में आलमनगर की सीट चली गई है, तो आप जो आरजेडी वाला नॉमिनेशन है उसको आप वापस ले। वो है किसके? वीआईपी की सीट है, वीआईपी को अब मिली है। वो जो जिन्होंने 2-2 सिंबल पर किया है वो है किस पार्टी के? वो वीआईपी के हैं, कहीं आरजेडी के भी हैं, चूंकि दोनों ने सिंबल दे दिया। लेकिन अब जो लिस्ट आई है, चूंकि मैंने कहा ना कि आखिरी समय तक तो ये तय ही नहीं था, तो हुआ कि चलो तुम दोनों लेके बढ़ो और तब तक हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। देखिए, मधेपुरा की सिर्फ आलमनगर इंटरेस्टिंग नहीं है नीतीश, एक और सीट है जहां पर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। मधेपुरा की ही अलीनगर सीट की हम बात कर रहे हैं। यहां पर नाराज कौन हो गए हैं? शरद यादव के बेटे यहां पर नाराज हो गए हैं। आरजेडी के अंदर शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने मोर्चा खोल दिया है। शांतनु चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, यानी कि उनको मैदान में नहीं उतारा। अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो शांतनु यादव गुस्सा हो गए और तेजस्वी यादव पर आग बबूला हो गए। शांतनु ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर अपने पिता की पार्टी के आरजेडी में विलय का उद्देश्य तक याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ झाल बजाने तो नहीं आए। आखिरकार ये कलयुग है, केवल बेटा ही नाम बढ़ा सकता है। तो शांतनु यादव भी नाराज हो गए हैं। शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर लिया था। अब उम्मीद थी शांतनु यादव को कि पिता की विरासत संभालने का मौका मिलेगा, शांतनु यादव को मैदान में उतार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसलिए वो खुलकर अपनी नाराजगी भी अब जाहिर कर रहे हैं। फैजान जी, ये नाराजगी भी क्या भारी पड़ेगी? शांतनु यादव की बात करें, क्या शरद यादव की लेगेसी इनके साथ है? देखिए, नाराजगी तो बहुत जगह भारी पड़ रही है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प इलेक्शन हो रहा है। तरह तरह के नए नए आयाम इसमें से खुलकर अब सामने आ रहे हैं। बताइए, एक उम्मीदवार 2 सिंबल पर, दोनों सिंबल पर वो नॉमिनेशन फाइल करता है। और अब देखिए, अब 18 तारीख को आज 18 तारीख है, आज ही शायद चेक करने का है। हाँ, तो स्क्रूटनी है। अब देखें कि उनका किससे रिजेक्ट होता है, किस में रह जाता है, वो इसी स्टेज पर हो जाएगा आज। लेकिन ये जो आपने शरद यादव के बेटे वाली बात कही अलीनगर से, देखिए शरद यादव का गढ़ रहा है मधेपुरा। मधेपुरा से वो कई बार चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं, और लालू जी भी वहां से चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं। तो वो कहा जाता, एक जमाने में कहा जाता था मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, यानी मधेपुरा यादवों का, ग्वालों का। तो ये होता था। अब उसी के अपनी वो लेगेसी को देखते हुए शरद यादव के बेटा वो आए हैं। हालांकि वो राजनीति में बहुत एक्टिव तो नहीं रहे हैं, उनका कभी कहीं कोई नाम भी नहीं रहा, लेकिन वो ठीक है, पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने सोचा होगा कि अब हम चुनाव लड़ें, हमको आगे आना चाहिए, तो उन्होंने बात की होगी। डैमेज करेंगे क्या? डैमेज किसी हद तक तो कर सकते हैं भाई। देखिए, अगर वो चुनाव मैदान में है, उनके पीछे उनके पिताजी का नाम है, शरद यादव को सभी लोग मधेपुरा में या अलीनगर में जो भी कंस्टिट्यूंसी सब जगह लोग उनको जानते हैं, तो वोट तो कुछ ना कुछ तोड़ेंगे, काटेंगे तो किसका काटेंगे? हाँ, महागठबंधन का ही ना काटेंगे। सुनवा देते हैं एक बार, आइए आपको। शांतनु यादव ने कैसे अपनी नाराजगी व्यक्त की है? जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मेरा बेटे शांतनु हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने, ये पहला स्टेप था आरजेडी में विलय करने का। वो चाहते थे कि पूरे देश में एक विपक्ष एक साथ आ जाए और जो है एक प्लेटफॉर्म पर। तो उनका पहला स्टेप था कि आरजेडी में लोग विलय करते हैं और जो शांतनु है तेजस्वी के कंधे को मजबूत करेंगे और जो है नया बिहार बनाएंगे। दोनों युवा भाई की तरह काम करेंगे और आगे जो है मधेपुरा से मेरी जगह पे मैं स्वस्थ हो गया हूँ, तो शांतनु ही
चुनाव लड़ेंगे कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि राजनीति में हम लोग झाल बजाने नहीं आए हैं। हमको भी जो अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है और पूरी मजबूती से बढ़ाना है। आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज पूरी बुलंदी से संसद में उठाई है। सड़क से संसद तक वो हमेशा जो है शेर की तरह धारते। तो हम लोग भी अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और अब बैठते हैं हम लोग लोगों के साथ, जो भी अब निर्णय लिया जाएगा उस पर हम तो देखिए, आलमनगर सीट की आपने बात कर ली, यहाँ पर शांतनु यादव की नाराजगी भी आपने देख ली। अब आपको एक और दिलचस्प वीडियो दिखा देते हैं। अब आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया के जरिए भी किए जाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में एक वीडियो जारी किया है। आरजेडी के पूर्व विधायक का वीडियो है। संजय यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। पैसे लेकर संजय यादव टिकट बेच रहे हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। यादव नेताओं के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। तो ये जो तस्वीरें हैं बड़ी दिलचस्प सामने आ रही हैं। रवि जी, यादव वोट बैंक को लेकर खासकर अब ये वीडियो अगर दिखा रहे हैं और संजय यादव पर आरोप लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? नहीं, देखिए, चुनाव के माहौल में चुनाव अब एक दूसरे पर पक्ष हो विपक्ष हो, हर पार्टी, हर गठबंधन, हर अलायंस में आप चलिएगा तो एक दूसरे पर आरोप लगते रहे। टिकट बेच, कोई प्रमाण किसी के पास में हो तो वो पब्लिक डोमेन में लाए, उसमें कहाँ दिक्कत है। आप चुनाव के माहौल में, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे मधेपुरा की बात कर रहे थे, मधेपुरा से हम लोग बात कर रहे थे। तो मधेपुरा में जो शांतनु यादव हैं, जो शरद यादव के पुत्र हैं, उनकी लिगेसी की बात कही जाती है। बड़े समाजवादी चेहरे रहे हैं शरद यादव, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। लेकिन वहां से आप देखिए तेजस्वी यादव जीतने के लिए दे रहे हैं, न कि बड़े नाम, बड़े पिता के पुत्र को दे रहे हैं वो। तो वहां से मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो बड़ा नाम है, आरजेडी के कद्दावर चेहरे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, वही वहां से चुनाव लड़े। उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया है, हमको जो मेरी पक्की जानकारी है। अब ऐसे में वह अगर मान लीजिए शरद यादव के पुत्र हैं और इस लिहाज से उनको टिकट दे देगा तो फिर ये जो जितनी बात कही जा रही है, तेजस्वी ही ड्राइविंग सीट पर हैं, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनने की कवायद है, यह पूरी तैयारी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में दे करके वो जाया नहीं करना चाहते, इसीलिए वो उन्होंने बड़े अपने मजबूत पहलवान, सोच समाज के मजबूत पहलवान को उन्होंने उतारा है वहां से, मधेपुरा से। अब देखिए, एक और खबर आपको बता देते हैं, एक और सीट की बात कर लेते हैं और ये सीट है बिहार शरीफ की सीट। यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला है और जब हम दिलचस्प मुकाबला कह रहे हैं तो आप सीधा समझ जाइए कि मतलब यहाँ महागठबंधन के दो दल आमने सामने आ गए हैं। उमेर खान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और शिव कुमार यादव सीपीआई से ताल ठोक रहे हैं, यानी कि लेफ्ट के उम्मीदवार यहाँ पर उतर गए हैं। अब बिहार शरीफ का भी बता दीजिए, आप क्या बता रहा है आंकलन, अगर दो दल के कैंडिडेट आमने सामने होंगे संजय जी तो क्या होगा? देखिए, बिहार शरीफ नालंदा जिले का हेडक्वार्टर्स हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो वैसे तो पूरा नालंदा जिला नीतीश का डोमेन है। नालंदा जिले में सारा का सारा सीट नीतीश कुमार जीतते आ रहे थे। वहाँ का लोकसभा सीट भी उन्हीं का आदमी जीतते आ रहा है। अब वहाँ पर आबादी मुस्लिम आबादी भी अच्छी है बिहार शरीफ में प्रॉपर। अब वहाँ से जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया, यानी महागठबंधन से 2 कैंडिडेट आ गए, तो नीतीश कुमार को तो ऐसे भी निकलना ही है वहां पर। वैसे भी उनका ट्रेडिशनल सीट सब रहा है वो सब। तो वहां बिहार शरीफ में अगेन एडवांटेज एनडीए, अगेन एडवांटेज एनडीए को ही होगा। ये उमेर खान है ना, ये तो उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारा। बड़ी चर्चा मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर भी हुई कि इस बार क्या जेडीयू का मोह भंग हो गया, सिर्फ 4 उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने तो एक को भी लायक नहीं समझा। तो इसकी चर्चा भी होगी बिहार चुनाव में। बीजेपी ने किसी एक को भी नहीं दिया है। 29 में से चिराग पासवान ने सिर्फ 1 को दिया है, जदयू ने 4 को दिया है। पूरे एनडीए का अगर देख लीजिए, पूरा एनडीए का अगर देख लीजिए तो जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को देने का सवाल ही नहीं है 6 में से। तो टोटल 5 आदमी है। लेकिन जो सेक्युलर छवि की बात नीतीश करते रहे, क्या उसको डेंट लग रहा है इस बार? बहुत तगड़ा डेंट लग रहा है। अब सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो भी इधर से डिसीजन या जो एक्शंस हो रहे हैं सरकार के मुख्यमंत्री है, तो क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा। तो डिस्क्रेडिट भी वही होंगे ना। क्रेडिट मिल रहा है तो डिस्क्रेडिट भी वही होगा। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई है कि ये उनका ओरिजिनल डिसीजन ये सब नहीं है। ठीक है, सच्चाई किसका डिसीजन है फिर? जो चला रहा है, 3-4 आदमी का ग्रुप है वहाँ, वही जो कार्यकर्ता जिनकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। एक और सीट आपको बता देते हैं, ये सीट इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इस सीट पर भी लालू परिवार के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी चर्चा आपने सुनी होगी। ये सीट है महुआ की सीट। अब इस पर तेज प्रताप यादव तो अपने नाम का ऐलान कर चुके हैं, आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। अब 2 लालू परिवार, एक लालू परिवार के बेटे और तेजस्वी के द्वारा चुने गए प्रत्याशी अगर मैदान में होंगे तो क्या होगा? तेज प्रताप क्या वोट खींच पाएंगे या आरजेडी को एज मिलेगा? ये जान लेना बड़ा दिलचस्प है। क्या लग रहा है नीतीश महुआ की तस्वीर आपको देखकर?
देखिए, महुआ में MY समीकरण जो है वो अच्छी स्थिति में है। मुस्लिम और यादव की आबादी अच्छी है और यही कारण है कि उस सीट पर तेज प्रताप इतने ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि हम महुआ से लड़ेंगे। पहले हसनपुर में थे, इससे पहले भी महुआ में रह चुके थे, लेकिन हसनपुर गए, अब हसनपुर से फिर महुआ आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जब जो डॉक्टर मुकेश रोशन है वो भी यादव जाति से आते हैं, जो RJD के उम्मीदवार हैं, यादव जाति से हैं, और दूसरी तरफ तेज प्रताप भी वहां आ गए हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, भी वहां है ना शायद। हाँ, एक ओवैसी के उम्मीदवार भी हैं। तो यहाँ पर यादव वोट का बंटवारा तो साफ तौर पर दिख रहा है। ठीक। और इस सीट का आकर्षण ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो रूठ गए थे, इसी सीट के लिए रूठ गए थे। महुआ के लिए तो रूठे थे, महुआ के लिए रूठे थे, अपने बेटे के लिए रूठे थे। ये फाइनली LJP को गई ना। हाँ, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों परेशान थे। शायद उनको ये उम्मीद होगी कि तेज प्रताप के कारण जो वोटों का डिवीजन होगा और 2 की लड़ाई में हम कहीं बीच से निकल जाएं। अन्यथा उस सीट को आप देखें तो वो यादवों के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो अभी की जो तस्वीर है उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि 2 यादव और एक MIM और इस तरह से वोटों का डिवीजन होगा। तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा, कहना मुश्किल है। ये सीट फंसी हुई नजर आ रही है। देखिए, तेज प्रताप ने वहां से नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि किस पार्टी से किया है या इंडिपेंडेंट किया है, क्योंकि उनकी पार्टी तो रिकॉग्नाइज पार्टी या रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। जो पार्टी उन्होंने बनाई है, आप लोगों में से किसी को याद है उनकी पार्टी का नाम? नीतीश को याद है। जनशक्ति जनता दल। जनशक्ति जनता दल, JJD। अच्छा, लेकिन देखिए, ये इंटरेस्टिंग इसलिए ये हो गया कि तेज प्रताप लालू परिवार के एक बागी सदस्य हैं। पार्टी के बागी तो बाद में हुए, पहले तो वो परिवार के बागी सदस्य हैं। और अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, दादी का पोर्ट्रेट लेकर के वो पूरा मार्च किया उन्होंने। और इलेक्शन में भी कमीशन के जो ऑफिस में गए, DM के ऑफिस में गए, तो वहां भी उन्होंने वो तस्वीर को सीने से लगा के रखा और नॉमिनेशन फाइल किया। मतलब ये क्या मैसेज क्या दे रहे थे समझ में नहीं आता। बहरहाल मर्छिया देवी यानी लालू जी की माता जी मर्छिया देवी कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी नहीं थी उनकी कि उनको उनका फोटो था कि वो महात्मा गांधी की पत्नी थी या कौन थी, ये तो कुछ पता नहीं। लेकिन इससे कोई ऐसा कोई इमोशनल भी वो नहीं बन पा रहा है। इंटरेस्टिंग ठीक है, बन गया कि लोगों की नजर में आ गया कि भाई महुआ सीट पर लालू के नाराज बेटे एक तरह से बागी उम्मीदवार कैसे वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। RJD ने भी अपना उम्मीदवार वहां से अपना फाइनल दिया है। अब देखिए कि इस जो कशमकश जो चल रही है, जो टसल चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलता है। नहीं, अगर तेज प्रताप के फैक्टर को बात करें रवि जी, तो ये फैक्टर जरा समझाइए। तेज प्रताप क्या डेंट करेंगे, कुछ वोट अपनी तरफ खींच पाएंगे या कुछ नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही लड़ेंगे आएंगे जाएंगे टाइप से बात रहेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से महुआ से में जब तेज प्रताप ने नॉमिनेशन कर दिया है, मर्छिया देवी अपनी दादी की फोटो तस्वीर को लेकर के वहां गए, और तो निश्चित रूप से जो RJD के सिटिंग MLA हैं वहां पर डॉक्टर मुकेश रोशन, उनके लिए परेशानी उन्होंने खड़ा कर दिया है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद की तो लिगेसी है और वो उनको लालू प्रसाद यादव का स्टाइल बोला जाता है कि लालू प्रसाद यादव को वो कॉपी करते हैं। तो उनके पास में वो क्राउड पुलर भी हम कहें, विशेष तौर पर युवाओं को वो अट्रैक्ट करते हैं। इसको कोई नहीं इसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इतनी बात है कि वहां पर महुआ में वह फिर से एक बार, उससे पहले वहां पर से MLA चुने गए थे वो, तो पिछले चुनाव में 2020 में वो नहीं लड़े थे, इसलिए डॉक्टर मुकेश रोशन को वहां से RJD ने उम्मीदवार बनाया था, जो अभी सिटिंग MLA है वहां से। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह चुनाव में क्या नतीजा आता है हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी बात तय है कि RJD के लिए परेशानी उन्होंने बढ़ा दी है। ये RJD महागठबंधन की परेशानी तो हमने देखी। रवि जी, कुछ रिपोर्ट आपको NDA के बारे में मिल रही है? उनके यहाँ भी कुछ ऐसी खींचतान है या अब सब कुछ ऑल इज वेल ही है? नहीं, देखिए NDA में भी है, कई सीट आपको हम गिना देते हैं। अब जैसे हम लोग पालीगंज की बात कर रहे थे, पालीगंज में वहां पर पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के रामजन्म शर्मा ने नॉमिनेशन किया है। वहां देखिए नाराजगी कितनी है, आप रामजन्म शर्मा को न देकर के दूसरे को आप उम्मीदवार बना दिए, तो ये परेशानी है। वही उतनी ही बात नहीं, आप चलिए दानापुर, चलिए दानापुर में आशा सिन्हा MLA हुआ करती थी, लगातार जीतती आ रही थी, उनको नहीं दे करके दूसरे को आपने रामकृपाल यादव को, जो लोकसभा भी लड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको उम्मीदवार बना दिया। तो ये कहीं न कहीं यादव समाज में भी कि भाई लोकसभा भी वही, केंद्रीय मंत्री भी वही, MLC भी वही, तो यह एक अबूझ पहली भारतीय जनता पार्टी ने भी खड़ा कर दिया है। और ऐसे यहीं पर नहीं,
कई ऐसे सीट पर आप चलिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि कितनी बड़ी पहेली बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको ये। लेकिन निर्दलीय ही है ना जो ताल ठोक सकते हैं इनके खिलाफ, दलों में ऐसा कुछ नहीं है। मांझी शुरुआत में कह रहे थे कि हमें चाहिए बोधगया सीट, हम वहां पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन सब मैनेज कर लिया वक्त रहते एनडीए ने। चूंकि शुरू में देखिए बहुत ऐसा दिख रहा था, चूंकि जो खबरें आ रही थी कि सब एक दूसरे की सीट पे दावा कर रहे थे। जेडीयू की सीट पर चिराग पासवान की नजर थी और उसको लेके काफी भ्रम भी हुआ। चूंकि कुछ सीटों के बारे में पहले ये जानकारी आ गई, हालांकि आधिकारिक लिस्ट नहीं आई थी, लेकिन पहले चूंकि ये बातें आ गई कि कौन किसको मिल रही हैं, तो उसके बाद बड़ा हंगामा मच गया। लेकिन बाद में स्थिति सब संभल गई और अभी एनडीए में बगावत करना अलग बात है, बागी होना अलग बात है, निर्दलीय लड़ जाना अलग बात है, लेकिन एक ही गठबंधन में दो घटक दल आमने सामने लड़ जाएं, फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाए, ये दोनों में फर्क है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए की स्थिति जो है वहां उस मुकाबले ठीक है। महागठबंधन में तो एक नहीं बल्कि कई सीटें ऐसी हैं, कई सीटें एनडीए में बागी तो हर दल में और हर चुनाव में आपको मिलेंगे और वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ मामला सुलझ गया। और चिराग पासवान को लेकर जो बातें कही जा रही थी पहले, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप देखिए बीजेपी की जो सीटें आई उसमें जिन सीटों को चिराग पासवान के खाते में डाला जा रहा था वैसा कुछ था नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि 29 सीटें उनको मिली है, उन्होंने अच्छा बार्गेन किया है, लेकिन ये भी देखना होगा कि 29 में से मुश्किल से 2 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं, 27 सीटें हारी हुई हैं। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान अपने स्ट्राइक रेट को जिसकी चर्चा वो बराबर करते हैं इस बार कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। देखिए जातीय अगर उसका देखें तो एनडीए गठबंधन की बात करें तो राजपूत समाज को कुल 40 टिकट दिए गए हैं, जिसमें भाजपा ने 21, जेडीयू ने 12, जिसमें 2 मुस्लिम राजपूत भी हैं, और लोजपा से 6 और आरएलएम से 1 टिकट दिया गया है। तो ये जो लिस्ट हम एनडीए की देख रहे हैं, क्या इसमें आपको जातिगत फैक्टर ऐसा लगता है कि सबको साधने की कोशिश की है और इससे वाकई में कोई फायदा पहुंचेगा? क्योंकि मैं देख रही हूं कि जो भूमिहार समाज है उसे भी ठीक ठाक प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी ने भी 16 कैंडिडेट उतारे हैं, जेडीयू ने 9, राजद की बात करें तो 6, हम के 2 हैं, रालोम का 1 है, लोजपा के 3 हैं और कांग्रेस ने दिए 12 को। तो ये भी जो जातिगत फैक्टर है इसका ध्यान सब पार्टियों ने रखा है। नहीं, वो तो सब पार्टियां कहती भी हैं कि भाई हमने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उम्मीदवार चुनने का वो ये होता है कि हम उस कंस्टिट्यूंसी में किसकी बढ़त ज्यादा है, किसका कौन दबंग वहां पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इसको भी देखा जाता है। और यही देख करके वो चाहे राजपूत को दें या भूमिहार को दें या ब्राह्मण को दें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद राजपूत और भूमिहार ये 2 ऐसी अपर कास्ट हैं जिनको सभी पार्टियों ने, खासतौर से एनडीए में शामिल जो पार्टी है उन लोगों ने उसका ज्यादा ध्यान रखा है। मैं कुशवाहा को भी देख रही हूँ, जेडीयू ने 13 को उतारा है, बीजेपी ने 6 को, आरएलएम ने 3 को, एलजेपी ने 1 को, तो कुल मिलाकर जो एनडीए के उम्मीदवार हो रहे हैं कुशवाहा के वो 23 हो रहे हैं। हाँ, तो असल में देखिए जेडीयू का जो वोट बेस है, जो उसकी कंस्टिट्यूंसी है वो कुर्मी और कुशवाहा की है, तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कुर्मी का शायद कम हो क्योंकि कुर्मी का वो परसेंटेज भी कम है और कुशवाहा को ज्यादा दिया गया है, कुशवाहा का पॉपुलेशन भी ज्यादा है। नीतीश कुमार का भी उस पर वो है और उपेंद्र कुशवाहा का भी उसका है, तो इसलिए उनकी सीट ज्यादा बढ़ गई है। देखिए सारे जातीय ताने बाने को देख लिया गया। मुश्किल ये है कि जब अपने ही मैदान में जंग में उतर जाएंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ये मुश्किल महागठबंधन के सामने इस वक्त आ रही है। अब इसे कैसे वक्त रहते सॉल्व करेंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय जी, फैजान जी, रवि जी और नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।